करेक्ट डिसीजन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ब्रांच आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया, वो कोई फैक्टर नहीं है उसके साथ, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपका जो भी ब्रांच आपने चूज किया वो बहुत अच्छी ब्रांच है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इस ब्रांच का हमें फायदा कैसे उठाना है। मेरे पास बीटेक इलेक्ट्रिकल का डिग्री है, मेरे पास मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इससे मेरे को करियर में कैसे इस डिग्री को कन्वर्ट करना है, दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि अभी आप लोग जो बीटेक कर रहे हो, ये एक आपको जो डिग्री मिलेगा वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपको इससे करियर में कन्वर्ट करने का। देखो दो चीजें होती है, एक होता है जॉब, एक होता है करियर। दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मैं एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन में आपसे पूछूंगा इस चीज का आंसर कि ये बता दो जॉब और करियर में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसमें डिफरेंस है क्या चीज है। मेजॉरिटी लोग जॉब के पीछे भागते हैं, करियर के पीछे नहीं भागते हैं। यहीं पे हम लोग जो है मे बी मैं बोलूंगा कि एक टेक्नोक्रेट, या मैं बोलूंगा इस कंट्री की ग्रोथ में एक ये बहुत बड़ा हर्डल है कि हम लोग बाय चॉइस नहीं है, हम लोग रैट रेस फॉलो कर रहे हैं किसी ना किसी चीज को काम करने के लिए, हम लोग रैट रेस फॉलो कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी तक यहां तक जहां तक पहुंचे हैं, जैसे भी पहुंच गए बहुत अच्छा है। अब लेकिन हमें अगर आगे अपना करियर अच्छा बनाना है, मेरे को आने वाली जनरेशंस या इस कंट्री या अपने बारे में अगर अच्छा करना है, तो बिलीव मी आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि यहां पे मैं आप लोगों को वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि ये ऑप्शंस और ये क्यों करना है, क्योंकि हर चीज करने के पीछे कुछ रीजन होते हैं। अगर हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी तुम उसमें स्टैग्नेशन आ जाएगा या तुम सैचुरेट हो जाओगे कि नहीं बस यार चेंज करके देखते हैं। तो वो डिसीजंस क्यों हमने लेने हैं, बीटेक क्यों चूज किया, इसके बाद अगर मेरे को मास्टर्स करना है या मेरे को हायर स्टडीज में जाना है या मेरे को इंडिया में जाना है या अब्रॉड में जाना है या मैनेजमेंट डोमेन में जाना है या टेक्निकल डोमेन में जाना है, तो हर चीज के पीछे भाई रीजन होने चाहिए। अगर विदाउट एनी रीजन कर रहे हो तो नहीं होगा यार, एंजॉय नहीं कर पाओगे। भगवान ने एक लाइफ दिया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप अपने हिसाब से इसको प्रोसीड करवाओ कि अच्छा ये है, इसके बाद मेरे को अगले 2 साल ये मेरा प्लान है, फिर ये होगा, फिर ये होगा। बिल्कुल आपको पूरा पता होना चाहिए। और ऐसे ही मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स प्रोवाइड करूंगा कि जिसमें आप लोग अब उन स्टूडेंट्स का सक्सेस जर्नी सुनेंगे जो आज बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच गए और उन्होंने अपना करियर में बोलूंगा बीटेक के एंडिंग पे और उसके बाद आज 10 साल के बाद वो किस सिचुएशन में है, उस ऐसी बहुत एग्जांपल मैं आप लोगों को देके जाऊंगा। नाउ अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार आप लोग बीटेक कर रहे हैं, बीटेक के बाद आपके पास ऑप्शंस होती क्या क्या है करियर का, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं तुम्हारे पास, रफली बताओ मेरे को क्या क्या ऑप्शंस होते हैं बीटेक के बाद, क्या कर सकते हैं आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज, मींस एमटेक इज द ऑप्शन, मींस यू कैन गो फॉर द हायर स्टडीज, राइट। सेकंड ऑप्शन you can go for the job, right? First one is the higher studies, second one is the job, and what is the third option? What is the third option? You can go for your business, your entrepreneurship, right? ये 3 कैटेगरीज हैं, 3 टाइप्स हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं। पहला ऑप्शन आपका आ गया जॉब का, दूसरा आ गया आपका हायर स्टडीज का, तीसरा आ गया अपना एंटरप्रेन्योरशिप का। अब जॉब में मेरे को बताओ किस टाइप की जॉब में आप जा सकते हैं बीटेक के बाद। पहला ऑप्शन आप लोग गवर्नमेंट में जा सकते हैं, यस और नो। आप लोग प्राइवेट का ऑप्शन होता है आपके पास, यस और नो। तीसरा आपके पास क्या ऑप्शन होता है, प्राइवेट गवर्नमेंट, तीसरा बोलो पब्लिक सेक्टर, यस। 3 टाइप ऑफ जॉब होती है हमारे पास, पहला हो गया प्राइवेट, दूसरा हो गया हमारा गवर्नमेंट, तीसरा हो गया पब्लिक सेक्टर। अब कुछ लोगों ने शायद ये नाम पहली बार सुना हो कि पब्लिक सेक्टर क्या चीज होती है यार, और ये किस टाइप की जॉब है, प्राइवेट होती है, गवर्नमेंट होती है, पब्लिक सेक्टर क्या चीज होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा हायर स्टडीज, हायर स्टडीज में हमारे पास अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक डोमेन आ गया आपका टेक्निकल से रिलेटेड, दूसरा आप लोगों के पास क्या आ गया मैनेजमेंट से रिलेटेड। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो क्या ऑप्शन होता है तुम्हारे पास, एमबीए का ऑप्शन होता है या पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, पीजीडीएम का ऑप्शन होता है। अगर हम बात करें टेक्निकल में क्या क्या ऑप्शन होते हैं आपके पास, इमीडिएट आफ्टर बीटेक व्हाट यू कैन डू इन द टेक्निकल डोमेन, एमटेक और बस एमएस सुना है किसी ने, एक एमटेक होता है कि एमएस होता है। अब आप बोलोगे सर एमएस तो अब्रॉड से होता है, राइट और रॉन्ग। इंटरेक्टिव रखना, बोल के हेजिटेशन हटा देना, बोल के रखना इस चीज को, सो दैट कि मेरे को रिस्पॉन्स पता लगे कि आप लोगों को किस लेवल तक चीजें पता है। एमएस ऑप्शन होता है भाई इंडिया के अंदर, यस होता है, क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा ऑप्शन हायर स्टडीज में टेक्निकल डोमेन में एमटेक हो गया, एमएस हो गया। तीसरा ऑप्शन you can go for direct PhD program after the BTech. So first one is the your MTech, second one is the MS, third one is your direct PhD program. तो ये 3 ऑप्शंस होती हैं आपके पास टेक्निकल डोमेन में। नाउ द लास्ट वन इज योर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट।
आप चाहोगे कि मेरे को अपना कोई बिजनेस करना है, मेरे को कोई अपना ऐसा कोई स्टार्टअप मेरे को क्रिएट करना है, मेरे पास आइडियाज हैं, उस आइडिया को मेरे को, और वो ऐसा कोई आइडिया है कि जो कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आइडिया वही सक्सेसफुल होगा, वही बिजनेस अच्छा चलेगा आने वाले टाइम में, कि जब आप कोई भी सोसाइटी की किसी प्रॉब्लम को पकड़ के उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। वही एंटरप्रेन्योरशिप, वही स्टार्टअप, वही कामयाब हुए हैं। जो नहीं चल पाए हैं उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो भी मैं एग्जांपल लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा यहां पे। अब अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कैसे मिलेगा? क्या करना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए? एग्जाम देना पड़ेगा कोई, राइट? अब मेरे को अगर सपोज पब्लिक सेक्टर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अगेन कुछ ना कुछ एग्जाम देना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा। मेरे को एमटेक करनी है, क्या करना पड़ेगा? कोई एग्जाम देना पड़ेगा। अगेन मेरे को सपोज एमबीए करना है, एमबीए के लिए जाना है आईएम्स में, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स, क्या करना पड़ेगा? अगेन को एग्जाम देना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में अगर मेरे को एंट्री करनी है, क्या आप लोगों को आप रेडी हैं बीटेक इमीडिएटली कंप्लीट होने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करने के लिए? नहीं, उसका एक प्रोसीजर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी ऑप्शन उठानी है, प्राइवेट में अगर इनको एंटर करना है, इंडिया के जो इंडिया लगा लो या एमएनसीज लगा लो, जो अगर आप टारगेट कर रहे हो कि सर मेरे को इसमें जाना है, तो अगेन क्या करना पड़ेगा? कंपीट करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर कोई भी अच्छा ऑप्शन चाहते हो, कोई भी अच्छा ऑप्शन चाहते हो, एमटेक चाहते हो, कहां से करना चाहोगे? अगर आप कोई एमटेक करना चाहते हो तो कहां से करना चाहेगा? ऑब्वियसली आईआईटी से। अगर कोई एमबीए करना चाहेगा, कहां से करना चाहेगा? आईएम से करना चाहेगा। अगर आप पब्लिक जॉब चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा। बिजनेस चाहते हो तो आपको ऐसा बिजनेस चाहोगे कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मेरे पास इनकम आना स्टार्ट हो जाए, मेरा ब्रेक इवन जल्दी से जल्दी हिट हो जाए, आप कुछ चाहोगे ऐसा? मतलब कहने का ये है कि जितनी भी हम लोग यहां पे ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट चीज ये दिमाग में रखना कि मैं कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं डिस्कस कर रहा हूं यहां पे, या मैं कोई डिस्कशन का टॉपिक है कि जिससे आपको अच्छा करियर नहीं मिलेगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली दोज ऑप्शन जिससे तुम्हें करियर ऑप्शन मिलेगा। अब अगर आपको कोई भी करियर ऑप्शन चाहिए, कोई भी अच्छा ऑप्शन चाहिए, भाई उसके लिए कंपीट तो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंपीट करना पड़ेगा, एग्जाम देने पड़ेंगे, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? यस और नो? मेरे को आईएम में एमबीए जाना है, कौन सा एग्जाम है? कैट का एग्जाम है। मेरे को अगर सपोज पब्लिक सेक्टर जाना है तो कौन सा एग्जाम है? मेरे को एमटेक के लिए जाना है तो कौन सा एग्जाम है? अब अगर मैं बोलूं कि जितना भी मैंने ऑप्शंस बताया, अच्छा ये सारी ऑप्शंस आपके पास अब्रॉड में भी अवेलेबल हैं। हायर स्टडीज की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, योर एम इंजीनियरिंग एंड एमएस प्रोग्राम, ये भी अब्रॉड में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगेन उसके लिए भी आपको भाई कंपीट तो करना पड़ेगा। आपको अपना सारा एक ही एग्जाम से हो जाएगा, एंड दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जामिनेशन। एंड दैट एग्जाम इज नोन एज द गेट एग्जामिनेशन। अब जब हम गेट वर्ड सुनते हैं ना, देखो गेट नाम बहुत अच्छा रखा गया इसका बाय चांस, कि गेट ये दरवाजा है यार तुम्हें अपने बेस्ट करियर ऑप्शन तक लेके जाने का, ऐसी चीजों में कंट्रीब्यूट करने का जिससे आपको फील होगा यार कि यस आपने जो ब्रांच लिया या जो आपने इंजीनियरिंग किया वो किसी पर्पस से किया है, और आपका वो पर्पस फुलफिल हो रहा है इस सोसाइटी के लिए और इस कंट्री के लिए, आप कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। ये मैं एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन रियलाइज करवा दूंगा एक एक बच्चे को, अगर आप फोन छोड़ के मेरी बात सुनेंगे तो। नाउ ये सारी की सारी जो कितना भी करियर ऑप्शंस हैं, सभी के सभी ऑप्शंस एक एग्जाम देने से, एक एग्जाम दिया, हायर स्टडीज इंडिया अब्रॉड ऑप्शन ओपन हो गया। IIMs, you can also enter into the IIMs through the GATE examination. Public sector, government job, private, each and everything thing is linked with this beautiful exam, and that exam is known as the GATE examination. मैं इस एग्जाम को ब्यूटीफुल एग्जाम बोलता हूं क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है इंडिया के अंदर कि जिसमें तुम्हें एक एग्जाम देने से वो सारी करियर ऑप्शंस ओपन हो जा रहा है जो एक बीटेक इंजीनियर चाहेगा। बेस्ट ऑप्शंस, वो सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं ओपन हो जाएगा। अब ये गेट एग्जाम है क्या, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। When this GATE exam started? When this GATE exam started? GATE exam started in 1983. अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मतलब आदों के चेहरे बुझ गए जब जैसे मैंने गेट वर्ड बोला, क्योंकि सबसे पहला थॉट गेट वर्ड को सुन के ये आता है बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, मतलब उसको एक साइड पे रखो। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पे कि यार इस एग्जाम का रीजन क्या है, क्यों भाई ये एग्जाम बना है और इसके तहत तुम्हें ऑप्शंस मिलती क्या क्या है। अगेन वही बात आ गई पर्पस। मैं एंड दी एंड बोल के जाऊंगा कि सारे बच्चे भाई गेट का एग्जाम लिखना।
अब तुम तभी उस चीज को करने के लिए मोटिवेट होंगे अगर तुम्हें इस चीज का फील आ जाएगा, रियलाइज हो जाएगा कि यस, ये एक ऐसा एग्जाम है जो मैं चाहता था या जो मैं चाहती थी, यही एग्जाम के थ्रू मिल सकता है और कोई वे आउट नहीं है अगर मेरे को बेस्ट करियर ऑप्शन चाहिए। यही एग्जाम है। अब ये गेट एग्जाम की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। ये गेट एग्जाम स्टार्ट क्यों हुआ? 1983 में फर्स्ट टाइम गेट का एग्जाम हुआ। तो गेट का एग्जाम जो एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था, दैट वाज टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री। इस कंट्री में हायर स्टडीज में को प्रमोट करने के लिए हुआ था। हमें नीड थी स्पेशलाइज्ड पर्संस की, हमें नीड था स्पेशलाइज्ड पर्संस का। क्यों नीड था इसको जानते हैं। भाई अगर मेरे को बताओ, मेरे को इस कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी हर घर घर में पहुंचानी है, हर गांव में शहर में पहुंचानी है, तो क्या चाहिए? न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए, थर्मल पावर प्लांट चाहिए, हाइड्रो पावर प्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? अब उसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए आपको लगता है कि आप लोग कैपेबल हो, या आप लोगों के पास क्या वो स्पेशलाइजेशन, क्या वो एक्सपर्टीज है जो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट या इस पर्टिकुलर डोमेन का एक स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उसके पास होगी? होएगी? नहीं होगा। तो एक्चुअल में ये नीड था टू प्रमोट द हायर स्टडीज इन द कंट्री, मींस टू क्रिएट पीपल विद स्पेशलाइज्ड डोमेन्स। रीजन उसके पीछे क्या था कि सर इसकी क्या नीड पड़ी? नीड इसकी यही था, वी वांट टू क्रिएट आवर रिसोर्सेज विद इन द कंट्री। वी वांट टू क्रिएट आवर रिसोर्सेज विद इन द कंट्री। पार्टीशन हुआ 1947 पे। बहुत लोग जिस पर्पस से आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, वही पर्पस बाद में भी कंटिन्यू था कि भाई बिजनेस मेन वही था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रही थी चीजें। कोई हमें टेक्नोलॉजी सिखाने को रेडी नहीं था। हर किसी को एक ये बहुत बड़ा सोर्स दिख रहा था बिजनेस का, कि हम इनको चीजें बेचते हैं, इनकी लड़ाइयां करवाएंगे, इनको जहाज बेचेंगे, इनको ये करेंगे। वो पर्पस था, बिजनेस है। जैसे एक घर में आप लोगों में बहुत सारे पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे इंटरनेशनल बिजनेसेस भी होते हैं कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस होता है। अब मेरे को ये बताओ कि भाई अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री को कोई चीज एक्सपोर्ट कर रही है, तो क्या वो कंट्री चाहेगी कि वो अपना खुद बनाने लग जाए? वो चाहेगा? कभी भी नहीं चाहेगा। दैट वाज द नीड। अब इस कंट्री को डेवलप अगर करना है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है एक छोटी सी टर्म का, एंड दैट टर्म इज जीडीपी। सुना किसी ने इसके बारे में? जीडीपी होता है, कुछ होता है जीडीपी। किसके साथ रिलेशन है जीडीपी का? सिंपल ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ, इसी साथ रिलेशन है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सिंपल बिजनेस, जितना तुम बेचोगे उतना तुम कमाओगे, सिंपल। तो हमें क्या करना है? हमें ज्यादा से ज्यादा बेचना है चीजों को। लेकिन हम बेच तभी पाएंगे ना भाई अगर हम यहां पे क्रिएट करेंगे चीजें, तभी हम सेल कर पाएंगे। और उसको बेचने से पहले हमें अपने ह्यूमंस की, हमें अपने लोगों की नीड्स को पूरा करना है। दैट वाज द नीड ऑफ द आवर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और ये दौर स्टार्ट हो गया था 60-65 के आसपास। अभी लेटेस्ट मूवी कौन सी रिलीज हुई है जो आप लोगों ने देखी हो, जो सक्सेसफुल रही हो, हिट गई हो? हैं जी? चलो जो भी है, मेरे को नहीं पता सीरियसली। मेरे को ये बताओ कितने लोगों ने ये लेटेस्ट मूवीज देखी हैं कहीं पे भी, किसी प्लेटफॉर्म पे? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मूवीज देखनी चाहिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, कितने लोगों ने रॉकेट बॉय सीरीज देखी है? वेरी गुड, वेरी गुड। सभी देखना, सभी देखना रॉकेट बॉय सीरीज। आपको ये फील होगा या आपको रियलाइज होगा कि यार ये किस फेजी से निकला है, ये कंट्री किस तरह के प्रेशर्स थे, नेशनल इंटरनली और एक्सटर्नली इंटरनेशनल, किस तरह के प्रेशर्स थे। हर कोई देखना इस सीरीज को जाके, रॉकेट बॉय सीरीज को, और आपको फील आएगा यार कि जो तुम लोग अभी हो साइंटिस्ट बन सकते हो, जो आने वाले टाइम में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आपको फील आ जाएगा हाँ यार मैं भी कर सकता हूं कुछ ना कुछ उस तरीके का। लेकिन उस सीरीज को जरूर देखना। मूवीज देखते हैं, सब कुछ देखने हैं, लेकिन कुछ ऐसी मूवीज, ऐसी सीरीज को जरूर देखना, रॉकेट बॉयज को। आपको पता लगेगा यार किस तरीके से हमें चेंज मिला है। हम आज ये जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो हमें ये कहां से मिली है, कितने स्ट्रगल्स के बाद मिली है और कैसे मिली है। क्यों लोगों के नाम फेमस हो जाते हैं, क्यों विक्रम साराभाई या फिर कोई भी और साइंटिस्ट, इनके कहां से कैसे नाम फेमस हुए हैं, तुम्हें ये फील होगा। तो हर कोई देखना उस चीज को। सो नीड वाज टू प्रमोट द हायर स्टडीज, वी वांट टू क्रिएट आवर थिंग्स हियर ओनली इन द कंट्री। पहले अपनी लोगों की नीड्स पूरा करना, फिर हमें इसको एक्सपोर्ट करना। अब छोटी सी लेटेस्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं। आप लोगों ने 5-6 साल पहले एक सुना होगा चीज कि जो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर है,
इसमें बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड बढ़ गया है। सुना था इस चीज के बारे में कि बहुत वेटिंग हो गया था गाड़ियों में, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने का डिले हो रहा था। और उसके पीछे रीजन क्या था, है किसी को आइडिया? हाँ बोलो बोलो। रीजन वाज चिप। चिप की शॉर्टेज थी। देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ द चिप। चिप क्या है? सिंपल माइक्रो प्रोसेसर, और कुछ नहीं है। अब ये देखो, एक जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो टोटली एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का डिवाइस होता था, या जो एक डिवाइस होता था, वो एक लिमिटेड नहीं रह गया है ओनली मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। आज 2 व्हीलर के अंदर, एक मोटरसाइकिल के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया है? अब यहां पे इंडिया ने चैलेंज लिया, वी विल बी द मास एक्सपोर्टर ऑफ द चिप्स इन द वर्ल्ड। ये चैलेंज लिया था। यहीं से तो डिफरेंस क्रिएट होता है कि जब अपॉर्चुनिटी मिली, जब दिख रही है कि अपॉर्चुनिटी है, और उसको जो पकड़ पाएगा वो उसको निकल जाएगा आगे। फिर यही चीज बिजनेस के अंदर होती है। ये इंटरनेशनल बिजनेसेस हैं और कुछ नहीं है। तो अब हम लोग उस स्टेज में हैं कि हम लोग चिप्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे जीडीपी को ग्रोथ मिलता है, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो तुम चाहोगे यार कि अच्छा अच्छा खाने को मिले, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी मिले 24 घंटे, पानी साफ सुथरा मिले हमें। अब हम लोग क्वालिटी लाइफ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर गए हैं। करना स्टार्ट कर गए कि नहीं कर गए हैं? पहले इतना नहीं होता था। आपके पेरेंट्स को शायद आप बोलोगे सर, अपने पेरेंट्स से कभी डिस्कस करेंगे कि ये एक नया चीज हो गया है, एक नया डेवलपमेंट आ गया है, इससे ये चीज का बेनिफिट होगा। मे बी वो उस चीज को इतना फील ना कर पाए, क्योंकि वो उस जोन से निकले हुए हैं जहां पे उन्होंने देखा है सारा कुछ। अब चेंज आ गए हैं, अब चेंजेस आ गए हैं। आप लोग एक्सपेक्ट करते हो क्वालिटी लाइफ। ये सड़क टूटी हुई थी बहुत पहले, 5-6 साल पहले शायद, अब ये बिल्कुल नई बन गई है। तो ये चीजें आप चाहोगे, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रहने का सारा सिस्टम आप लोग चाहोगे। कोई भी कंट्री तभी आप लोगों को, अपने लोगों को दे पाएगा अगर उसके पास पैसा होगा। मतलब इंटरनेशनल बिजनेसेस उसी से आएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी सुना है? HAL के बारे में सुना है किसी ने? ISRO के बारे में सुना है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ISRO देख लो कि ये बहुत ज्यादा आपको बिजनेस क्रिएट करके दे रहा है और कर भी रहा है बिजनेस। आज के टाइम पे अगर यूएसए ने भी बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करने होते हैं ना, वो इसरो को देता है प्रोजेक्ट कि भाई तुम कर दो लॉन्च, क्योंकि चीप पड़ता है। यहां पे वहां लग रहा है 1500 करोड़, यहां 500 करोड़ में काम हो जाता है। तो ये बिजनेसेस ही तो हैं, यहीं से जीडीपी ग्रो होगा। अब नीड क्या था इस चीज का, गेट एग्जाम का, टू क्रिएट द स्पेशलाइज्ड पर्संस ऑफ पर्टिकुलर डोमेन। आप लोग स्पेशलाइज्ड हैं किसी डोमेन के? अभी क्या यहां पे कोई न्यूक्लियर का स्पेशलाइज्ड है? क्या यहां पे कोई VLSI का स्पेशलाइज्ड है? क्या यहां पे कोई साइबर सिक्योरिटी से स्पेशलाइज्ड है? क्या यहां पे कोई AI का स्पेशलाइज्ड है? क्या यहां से कोई डाटा साइंस से स्पेशलाइज्ड है? क्या यहां पे कोई ई-व्हीकल से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड है? क्या यहां पे कोई एंटरप्रेन्योरशिप से स्पेशलाइज्ड है? कोई कंट्रोल सिस्टम से स्पेशलाइज्ड है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से स्पेशलाइज्ड है स्पेशलाइजेशन अभी आपका? नहीं है। तो स्पेशलाइजेशन मिलेगी आपको इससे, जिससे आप लोग इस झुंड से बाहर हो जाओगे। देखो, सिस्टम वही सस्टेन करता है, सिस्टम वही सस्टेनेबल है जिसमें हर किसी का फायदा हो। अगर कोई भी ऐसा सिस्टम जो सेल्फ सेंट्रिक है, या एक ही बंदे का उसमें बेनिफिट हो रहा है, वो सिस्टम सस्टेन कर ही नहीं पाएगा। वो बिजनेस कभी भी नहीं सस्टेन कर पाएगा। एग्जाम्पल इज बायजूस। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे पेरेंट्स को, बच्चों को अपने प्रोडक्ट बेचे हैं जिनकी नीड भी नहीं थी उनको, तभी ये फेल हो गया है। सस्टेनेबल मॉडल, सस्टेनेबल गोल्स की आजकल इंटरनेशनल लेवल पे बात चलती है कि भाई हमें आने वाली जनरेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, आज तुम इलेक्ट्रिसिटी के लिए, अच्छी चीजों के लिए पेड़ काट रहे हो, एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हो, लेकिन आने वाली जनरेशन का क्या होगा भाई? सस्टेनेबल गोल्स। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी काम धंधा तभी चलेगा अगर उसमें हर किसी का फायदा हो, तभी ये सिस्टम चलता है। अब गेट एग्जाम दिया, गेट एग्जाम देने से बच्चे का मास्टर्स हुआ, स्पेशलाइजेशन हुई, जिसको उस स्पेशलाइजेशन के बेस पे जॉब मिल रहा है, जिसको स्पेशलाइजेशन के बेस पे जॉब मिल रहा है। और आज की जो नीड है, इंडस्ट्रीज की, बैचलर लेवल पे कम हो गई है, मास्टर्स लेवल पे नीड ज्यादा हो गई है, क्योंकि वी वांट टू क्रिएट द सिस्टम। हमें यहीं पे टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना है, हमें यहीं पे अपने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना है। उससे क्या बेनिफिट होगा? सस्ता मिलेंगी हमें चीजें यहां पे, और एक लेवल के बाद हम उसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे,
जिससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी, जिससे ये कंट्री जो है मे बी जल्दी डेवलप्ड कंट्री कहला जाएगा। ये नीड है, ये पर्पस था गेट एग्जाम को स्टार्ट करने का। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर 83 से पहले हायर स्टडीज नहीं होता था। डेफिनेटली होता था, लेकिन दे वांट द पीपल, दे वांट द कैपेबल पीपल, और एक स्क्रीनिंग हो की आए और एक पर्पस से आए कि ये जो चाहते थे कि क्यों भाई इंटरव्यू में बैठे हो पूछ रहे हैं क्यों करनी है तुमने स्पेशलाइजेशन, तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तुमने स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी में क्यों मास्टर्स करनी है, वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो या आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, आपने एनर्जी साइंस में क्यों करनी है मास्टर्स। बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, एनर्जी में अगर आप मास्टर्स करते हो तो क्या कंट्रीब्यूट कर पाओगे आप, ये चीज होती है। तो कहने का मतलब ये है पर्पस वाज टू क्रिएट द स्पेशलाइज्ड पर्सन, और स्पेशलाइज्ड पर्सन जब होगा वो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब मेरे को ये बताइए, जैसे कि गेट के एग्जाम थर्ड ईयर ऑनवर्ड आप लोग दे सकते हैं, जो लोग फाइनल ईयर में है, किसने दिया था गेट के एग्जाम इस बार? वेरी गुड, पढ़ के दिया था, ऐसे दिया? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ के दिया था, जिन्होंने भरा पढ़ के दिया था? नहीं पढ़ा ना। अब यही चीज मैंने आपको बाद में एंड में रियलाइज करवाऊंगा कि आज के टाइम पे करियर बनाना कितना आसान हो गया है। मेरे पिछले 15 साल की जर्नी में मैंने नहीं देखा भाई इंजीनियरिंग में इतना आसान हो गया करियर बनाना, और ये मैं आपको विद प्रूफ दिखा के जाऊंगा कि ये देखो, ये रहा इसका प्रूफ, राइट। सो दिस इज गेट एग्जाम, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इससे तुम्हें स्पेशलाइजेशन मिलेगा जो नीड है इस कंट्री का। आपको पता है कंप्यूटर साइंस में इस टाइम पे बोल रहे हैं कि रिसेशन चल रहा है, कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट्स नहीं हो रही हैं। सुना है आप लोगों ने इस चीज से? इस साल का आप लोगों ने सुना होगा कईयों ने कि प्लेसमेंट्स नहीं अच्छी गई हैं, कंपनीज नहीं आई हैं। आपको पता है उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन क्या है? कोई रिसेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ जो प्रोडक्ट की, जो प्रोजेक्ट की जो डिमांड है वो चेंज हो गई है ना। थिंक अबाउट, जब कोविड आया था 2020 में मार्च में, आपको क्या लगता होगा बीइंग एन एजुकेशन बैकग्राउंड हमारी क्या डिमांड, मतलब क्या हमारी रिक्वायरमेंट फील होगी, हमें क्या नीड क्रिएट हुई होगी उस टाइम पे? सोच के देखो, कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि जिसमें बच्चा अपने घर पे बैठा है, टीचर अपने घर पे बैठा है और वहां से क्लासेस ले ले। समझ में आ गई बात? ऑल्दो सिस्टम उससे पहले क्रिएट हो गया था, बाय चांस बाय लक योरपीडिया ऑल्सो बोर्न इन 2017। शायद इसी कारण से हम लोग, मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूं, वही बाय चांस बाय लक लगा लीजिए, हमने 2017 में स्टार्ट कर दिया था योरपीडिया, एंड इट हैज क्रिएटेड द डिफरेंस, क्रिएटेड द डेंट इन द इंडियन एजुकेशन सेक्टर, स्पेशली द हायर स्टडीज। आई एम सेइंग दिस प्राउडली। वो कैसे है वो भी तुम्हें बताऊंगा। तो कहने का मतलब है, नाउ सोचो कि 2020 में, मैंने तो भी एजुकेशन सेक्टर की बात की है, नाउ थिंक अबाउट ईच एंड एवरी सेक्टर। अब वो अप्रोच करेगा इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज मतलब इन्फोसिस लगा लो या कोई भी ऐसी कंपनी जो सोल्यूशन दे सके, डिस्क मीटिंग्स कर सके, ये कर सके, वो सारा कुछ घर बैठे चल जाए सिस्टम। इस तरीके का सिस्टम क्रिएट करने थे, इस तरह के प्रोजेक्ट्स आए थे कंपनी के पास। अब कोविड ओवर, प्रोजेक्ट्स डन, अब नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट्स हैं। आज से 10-12 साल पीछे चले जाओ, आप लोगों ने सुने होंगी डेटा, डेटा के ऊपर डेटा वर्ड सुना होगा आप लोगों ने कि डेटा कोई चीज होती है, डेटा कलेक्शन कोई चीज होती है। आज आप लोगों ने वर्ड्स सुने होंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही सुन रहे हो आजकल आप, एआई टूल्स, एआई टूल्स, एआई टूल्स। आजकल आप लोग डेटा वर्ड नहीं सुन रहे हो, आप लोगों ने डेटा वर्ड सुनना बंद कर दिया। चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी एक एआई टूल है। अब चैट जीपीटी किससे बना है भाई? डेटा से बना है। कोई ऐसा रोबोट नहीं है जो खुद लिख रहा है अपने दिमाग से, नहीं, डेटा कलेक्ट किया, जितना भी डेटा अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, वो ये देखता है कि इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर उस डाटा में से मैं कैसे दे सकता हूं। दैट इज द ओनली थिंग। और ये हर चीज में एप्लीकेबल हो रहा है, हर चीज में। आज हम एआई की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में क्या हो गया ट्रबल? कंप्यूटर साइंस में हर 2-3 साल के बाद आप कुछ लर्न कर रहे हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, आप कुछ लर्न कर रहे हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, और ये होगा, और ये रेगुलर होगा। और सस्टेन कंप्यूटर साइंस डोमेन में वही कर पाएगा जो इस चेंज के साथ अपने आप को चेंज करता रहेगा, उस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करता रहेगा, वो बच जाएगा। अदरवाइज आपको या तो कुछ इंटरडिसिप्लिनरी या नॉन कोर की डोमेन की तरफ देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट डोमेन की तरफ देखना पड़ेगा, राइट। तो ये कंप्यूटर साइंस में कोई रिसेशन नहीं है, कंप्यूटर साइंस में सिर्फ, और इस टाइम पे
हायरिंग फायरिंग दोनों चल रहा है कंप्यूटर साइंस में। भाई प्रोजेक्ट आया, ये टीम बैठी है जो पुरानी है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, ऐसे करना है, बताओ कितने लोग कर पाएंगे। सर हमें तो ये आता ही नहीं है, हमने तो ये लैंग्वेज ही नहीं आती, हमें तो ये नहीं आता। कर पाओगे? नहीं सर। गो आउट, दरवाजे पे उस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले एक्सपर्ट ऑलरेडी बहुत बैठे हैं मार्केट के अंदर, वो उसको हायरिंग चल रहे हैं। जो नहीं अपने आप को चेंज कर पा रहा वो फायरिंग चल रहा है। ये चीज चल रही है कंप्यूटर साइंस में इस टाइम पे, ये चीज चल रही है। और इसका आप लोगों को जो सस्टेन करवाएगा वो स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन है जो आपको सस्टेन करवाएगी। नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, ईच एंड एवरी ब्रांच आपको स्पेशलाइजेशन का नीड है। क्या नीड है वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। गेट एग्जाम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जानते हैं। गेट एग्जाम 65 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं। देखो पहली चीज है, गेट एग्जाम डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है यार। गेट एग्जाम उनके लिए डिफिकल्ट है जो चीजों को क्रैम करते हैं, याद करते हैं। ये याद रखने वाला एग्जाम नहीं है फ्रेंड्स, ये क्रैम करने वाला एग्जाम नहीं है, ये कंसेप्चुअल एग्जाम है, ये समझने वाला एग्जाम है। अगर आप अपने सब्जेक्ट को समझ के पढ़ सकते हैं देन दिस एग्जाम इज वेरी इजी। आप लोगों को कितनों को लगता है कि ये गेट एग्जाम डिफिकल्ट होता है? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। अच्छा सारे हैंड रेज ही रखना। अब मेरा क्वेश्चन ये है, कितने आप लोगों में से लोग ऐसे हैं जिन्होंने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखे इन हैंड रेज में से? वन ओनली। स्टिल यू आर थिंकिंग कि गेट एग्जाम इज डिफिकल्ट? सम सब्जेक्ट्स, इट मींस your concept for that subject is poor. That is the reason. बात आ गई समझ में? देखो प्रैक्टिकल चीज क्या है, आप लोगों को मैंने पूछा कि भाई गेट एग्जाम किसको लगता है डिफिकल्ट, हैंड रेज हुए। मेरा क्वेश्चन अगला, आप लोगों में से जिन्होंने हैंड रेज किया जिनको डिफिकल्ट लगता है, कितने लोगों ने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखे? ओनली वन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम गेट एग्जाम में नहीं है, प्रॉब्लम किसी और चीज में है, और ये हमें रियलाइज करनी है आज। क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है, देखो मैं यहां पे कोई गेट का प्रमोशन नहीं करने आया, ना ही मैं अपने कोई कोचिंग का प्रमोशन करने आया हूं, लेकिन मैं ये रियलाइज करवाने आया हूं कि यार ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके थ्रू जबरदस्त करियर तुम्हें मिलेगा, जबरदस्त करियर तुम्हें मिलेगा। तो गेट एग्जामिनेशन में होता क्या है, 65 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, जिसमें 85 क्वेश्चन जो आपके आते हैं आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, राइट। 75 दिस नॉट विजिबल ना, ओके लीव दैट। तो आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स 70 मार्क्स ऑफ योर टेक्निकल ब्रांच, 15 मार्क्स आर ऑफ योर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड 15 मार्क्स आर ऑफ योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एंड इंग्लिश। अब मेरे को बताओ कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी या बीटेक एंड तक नहीं पढ़ोगे। कोई एक मेरे को गेट के अंदर सिलेबस के अंदर ऐसी चीज बता दो जो तुमने ना पढ़ी हो। है कोई ऐसी चीज? है कोई ऐसी चीज? कुछ भी नहीं है ऐसा, सब कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बस अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें पढ़ना है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आउट ऑफ दी 65 क्वेश्चंस मोर देन 55 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी न्यूमेरिकल। 3 घंटे का एग्जाम होता है और ये स्टैंडर्ड एग्जाम है, ये स्टैंडर्ड एग्जाम है। इसमें 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड वन इज मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन एक आंसर से ज्यादा आंसर ठीक हो सकता है। तीसरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, नेट। अच्छा ये एग्जाम लक से नहीं निकलेगा, लेकिन डेफिनेटली यस, उस 3 घंटे में आपका लक रिक्वायर्ड है, उस 3 घंटे में लक आपका रिक्वायर्ड है। लेकिन एक ये वो नहीं है, हम लोग खेलते थे ना बचपन में, अक्कड़ बक्कड़ खेलते थे ना, खेलते थे ना। ये वो नहीं है कि एबीसीडी कर लो, ये ए आ गया फिर बी आ गया फिर सी, ऐसे डिजाइन सा बना लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें आउट ऑफ 65 क्वेश्चंस 15 to 20 क्वेश्चंस आर ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल आंसर टाइप एंड मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गई बात? तो कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आप लोगों ने ना पढ़ी हो, एंड दिस एग्जाम इज वेरी वेरी इजी फॉर देम जो चीजों को समझ सकते हैं। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ऑल्दो ये मेरा क्वेश्चन एंड में आता होता है कि यार अगर
ये एग्जाम नहीं या ये ऑप्शन नहीं तो और क्या, और तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? मैं एंड में दोबारा से क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से कि अगर ये ऑप्शन नहीं तो और क्या। इसके थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस हो रहे हैं और हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, प्लेसमेंट चलो ठीक है, और मेरे पास क्या ऑप्शन है? गवर्नमेंट जॉब कब आएगा भाई, वैकेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास जिसका शायद आप आंसर ना कर पाओ, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है इमीडिएट आंसर है आपके पास, इमीडिएट आंसर। दिस एग्जाम इज सो ब्यूटीफुल। आगे की बात समझे, नेक्स्ट प्लीज। नाउ गेट एग्जाम के कुछ फीचर्स। गेट का जो एग्जाम है दिस हैपेंस एवरी ईयर इन द एग्जाम मंथ ऑफ फेब्रुअरी। कौन से वीकेंड? पहले 2 वीकेंड, लेकिन इस बार पहली बार इन्होंने फर्स्ट और थर्ड वीकेंड रखा है। पहली बार इस बार फर्स्ट और थर्ड वीकेंड है, डेट्स आ चुकी हैं, राइट। सो गेट एग्जाम हैपेंस एवरी ईयर इन द फेब्रुअरी मंथ। इसमें 70-30 वो मैंने डिस्कस कर लिया। नो इफ यू वंस यू गॉट क्वालिफाई गेट, जब अगर आपका एक बार क्वालिफाई हो गया सो यू विल बी हैविंग ऑल द ऑप्शंस ओपन। अब कितने नंबर पे कौन सा ऑप्शन ओपन होगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा यहां पे। नाउ गेट के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, ओनली वर्चुअल और ऑनलाइन कैलकुलेटर इज अलाउड। आपकी ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा वर्चुअल कैलकुलेटर, उसको यूज करना स्टार्ट करो। देन गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 इयर्स। आप लोग जो थर्ड ईयर में गेट का एग्जाम देंगे या जो दे सकते हैं या जो देना चाहेंगे, इमीडिएट तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड आप उस गेट एग्जामिनेशन को यूज कर सकते हैं, उस गेट स्कोर कार्ड को। तो गेट स्कोर इज वैलिड फॉर 3 इयर्स। नेक्स्ट यू कैन राइट 2 गेट एग्जाम। वो 2 गेट के एग्जाम कौन से हैं, कौन से लिखने चाहिए नहीं लिखने चाहिए, वो भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। देखो ऊपर लाइन क्या लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? वाई यू शुड उल्टा हो गया, वाई शुड आई राइट द गेट एग्जाम। मेरे को भाई गेट का एग्जाम लिखना क्यों चाहिए? वाई एवरीवन शुड राइट, ये लाइन क्या है? वाई एवरीवन शुड राइट द गेट एग्जामिनेशन, क्यों लिखना चाहिए? सबसे पहली, अगर आपको पब्लिक सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मैंने पहले डिस्कस किया, फॉर हायर एजुकेशन इंडिया अब्रॉड, फॉर स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर डोमेन। सर आई वांट टू बी स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर डोमेन। अब इसका कैसे पता चलेगा कि सर मेरे को किस डोमेन में करना चाहिए हायर स्टडीज? अब यहां पे बहुत कम लोग होंगे जो हायर स्टडीज वर्ड सुनना चाहते हैं। आप लोग, मैं बोलूंगा भाई क्यों नहीं करनी हायर स्टडीज? आप बोलो सर थक गए पढ़ पढ़ के। यार यही तो एक्चुअल में स्टेज आई है जहां पे तुम्हें हायर स्टडीज का बेनिफिट होगा। बीटेक के बेस पे तो एलिजिबिलिटी है, क्या इसके बेस पे इमीडिएट जॉब है कोई डायरेक्ट? नहीं, लेकिन हायर स्टडीज के बेस पे मिलेगा, वो मैं बताता हूं आपको मैं। नेक्स्ट प्लीज। दिस इज द स्टेटमेंट, व्हाई एवरीवन शुड राइट गेट एग्जाम, क्यों करना चाहिए? क्लास में 2 स्टूडेंट हैं, एक का स्टूडेंट का सीजीपीए है लेट अस सपोज 6.2, एक का है लेट अस सपोज 8 सीजीपीए। क्या सीजीपीए इज द क्राइटेरिया कि जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर पाए कि जो 6.2 सीजीपीए वाला स्टूडेंट है उसका कैपेबिलिटी कम है और 8 सीजीपीए वाले का कैपेबिलिटी ज्यादा है? क्या क्राइटेरिया है? नो, बट दिस एग्जाम इज द क्राइटेरिया। ये क्रेडिबिलिटी आपको देता है, सीजीपीए क्रेडिबिलिटी नहीं देगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट इज टोटली डिफरेंट। आपके बीटेक में सीजीपीए कितने हैं, उसका बेनिफिट जॉब में डायरेक्टली कहां पे मिल रहा है, कोई मेरे को बताना चाहेगा? गेट के अंदर कितने मार्क्स तुम्हारे ज्यादा हैं, उसका तुम्हें बेनिफिट जॉब के अंदर मिल रहा है? यस, मिल रहा है। तो क्रेडिबिलिटी इज द वर्ड, कि अगर किसी का गेट क्वालिफाई है, मैं सिर्फ क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूं, 25 नंबर की बात कर रहा हूं, 4 साल भाई पूरा बीटेक कर लिया मैंने, क्या 25 नंबर भी नहीं हम ला सकते हैं? एंड दिस यू कैन राइट लाइफ लॉन्ग ऑन योर रेज्यूमे। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको पूरी जिंदगी तुम गेट पे लिख सकते हो, अपने रेज्यूमे पे लिख सकते हो, और जिसका तुम्हें बेनिफिट होता है और होगा। कोई कंपनी आ रही है यहां प्लेसमेंट में, कोई भी ब्रांच से, 4 लोग गए वहां पे इंटरव्यू के लिए, 2 ने लिखा हुआ है कि आई एम गेट क्वालिफाइड, 2 ने नहीं लिखा हुआ, उधर सीजीपी 8 लिख दिया, इन्होंने सीजीपी 6.5 लिखा होगा। मेरे को बताओ किसको बेनिफिट मिलेगा? सोच के बताओ। 101% जिसको गेट क्वालिफाई होगा, क्योंकि गेट क्वालिफाई करने का मतलब पता है क्या है? लेमैन लैंग्वेज में गेट क्वालिफाई करने का मतलब यह है कि यू हैव सम नॉलेज और आइडिया अबाउट योर ब्रांच, इंजीनियरिंग, योर इंजीनियरिंग ब्रांच, उसका तुम्हें समझ है। अगर 8 सीजीपीए 6.5 सीजीपीए लाना
मैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जानता हूं कि जो सिंपल कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अभी हम लोग आईआईटी धारवाड़ में बीटेक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी करवा के आए हैं। वी आर दैट ऑर्गेनाइजेशन कि जिसको आईआईटी इनवाइट करता है। योर पीडीए इज द प्लेटफॉर्म। और अभी आने वाले टाइम में और आईटीज में भी हमारे वो चल रहा है। बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट, आप लोगों ने प्लस वन प्लस टू मेजोरिटी ने की है। थर्मोडायनेमिक्स के कितने लॉज होते हैं, मे बी आप लोगों से रिलेटेड नहीं है ब्रांच, लेकिन पता होता है कि सर 4 लॉज होते हैं, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। वो बोल रहे हैं सर 3 लॉज होते हैं। ये सिचुएशन है आईआईटी के स्टूडेंट का। दिस इज आई एम टेलिंग ऑन एयर, ये रिकॉर्ड हो रहा है ऑल दो सारा, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो लेकिन ये एग्जाम आपको बेनिफिट देगा। आज हमें जब टीचर को रिक्रूट करना होता है ना, तो सबसे पहली चीज मैं क्या देखता हूं, सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं, गेट का क्या इसका किया कि नहीं किया गेट। सबसे पहली चीज वही होती है। दैट इज द क्राइटेरिया, दैट इज द स्टैंडर्ड एग्जाम जो हर किसी को लिखना चाहिए और हर किसी को निकालना चाहिए। सो फर्स्ट वर्ड इज क्रेडिबिलिटी, सेकंड वर्ड लाइफ लॉन्ग बेनिफिट। पूरी जिंदगी तुम लिखोगे इसको। हमारे पास कोई टीचर आ रहा है, कोई इमीडिएट पास आउट या 2 साल पुराना पास आउट, कोई या 10 साल पुराना पास आउट, मेरा सबसे पहला क्राइटेरिया गेट एग्जाम है। ऑल्दो वी डील इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, हम लोग करवाते हैं, तो उसमें नीड है इस चीज का। भाई तुमने गेट का तैयारी करवाना है, तो तुम्हें ये तो मैं देखूंगा ना कि गेट का एग्जाम तुमने दिया भी है कि नहीं दिया, या क्वालिफाई किया कि नहीं किया। बड़ी सिंपल सा क्राइटेरिया है ये। और ये चीज जॉब में भी एप्लीकेबल है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब की इंटरव्यू के लिए आप लोग जा रहे हो, 2 लोग, एक सीट 2 लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। एक गेट क्वालिफाइड लिखा हुआ अपने रिज्यूमे पे, एक ने नहीं लिखा हुआ, क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? नहीं, 101%। नो डाउट। इसका मतलब ये नहीं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके साथ रिलेशन नहीं है। उसको अपने आप को परफॉर्म तो करना ही है इंटरव्यू के अंदर या बाकी और सारी चीजों में, उसको परफॉर्म तो करना ही है। उसको अपना नॉलेज और अपना पर्सनैलिटी तो रिफ्लेक्ट, कम्युनिकेशन तो रिफ्लेक्ट करना ही है। उसमें तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, वो तो स्किप हो ही नहीं सकता है। लेकिन बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो प्योरली गेट के बेस पे है, मैं दिखाऊंगा अभी। कुछ नहीं करना, सिर्फ गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लो, मिल जाएगी जॉब। गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूं मैं, पब्लिक सेक्टर जॉब की बात कर रहा हूं मैं। गॉट माई पॉइंट और नॉट? थर्ड पॉइंट, इंटरव्यू। इंटरव्यू का एक तो बेनिफिट मैंने बता दिया। दूसरा, जब आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप चीजों को समझ के कर रहे हो। मे बी जो कभी कभी स्किप हो जाता है कॉलेज के अंदर, अकेडमिक्स में स्किप हो जाता है कभी कभी, क्योंकि यार जल्दी जल्दी बता दे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दे, मैं रट्टा मार लेता हूं। करते हैं कि नहीं करते हैं? यस होता है ये। सर ने करवाया था, ये उन्होंने बोला था कि आएगा, एमएसटी में आएगा, सेशनल में आएगा, जल्दी जल्दी बता दे, मैं डायग्राम रट्टा बना के। होता है कि नहीं होता ऐसे? हम भी उसी स्टेज से निकले हैं। लेकिन ये एग्जाम ऐसा नहीं है, दिस इज स्टैंडर्ड एग्जाम। आगे की बात समझ में? नाउ द लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मान के चलो गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, सारा साल मैंने ईमानदारी से प्रिपरेशन किया, लेकिन गेट क्वालिफाई नहीं हुआ। सर अब क्या? आपने तो बोला था सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गेट ही क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा। रीजन क्या हो सकते हैं? क्योंकि जो वो 3 घंटे का प्रेशर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पास एक स्टूडेंट होता था, जिस दिन उसका एग्जाम होता था ना, उसको एक दिन पहले उसको फीवर हो जाता था। ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं है। सर मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क्स है, मेरा पावर सिस्टम है, मेरा नेटवर्क थ्योरी है। तो जैसे ही मैं गेट एग्जाम में जाऊंगा ना, सबसे पहले मैंने इन सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, निकले नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट सब्जेक्ट आपके, और क्वेश्चन नहीं निकले, पसीने आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, क्या वो 3 घंटे डिफाइन कर रहे हैं आपकी लाइफ को? अगर नहीं अच्छे गए, हो सकता है कि वो 3 घंटे शायद आपकी लाइफ के अच्छे नहीं थे, भगवान ने शायद उससे अच्छा रखा हो आपके लिए। ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स। लेकिन अगर हो जाता है, एग्जाम अच्छा निकल जाता है, तो उससे तो बेनिफिट हो नहीं है। लेकिन मान लो नहीं हुआ क्वालिफाई, तब क्या होगा सर? 1 साल वेट करना पड़ेगा? नहीं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या गेट इज द ओनली एग्जाम अ इंजीनियर कैन राइट? इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स आर देयर। मैं अभी बताऊंगा कौन से एग्जाम्स है वो। 1 साल के अंदर तुम लोग बोलते हो सर जॉब्स नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यू कैन राइट मोर देन 30 to 40 एग्जाम इन अ ईयर,
जो हर साल आते हैं और स्टैंडर्ड एग्जाम है। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग डोमेन की बात कर रहा हूं और सारी ब्रांचेस की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट, और हमने कभी उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश भी नहीं किया। दैट इज द प्रॉब्लम। गेट वर्ड सुना होगा, लेकिन उससे क्या बेनिफिट होते हैं एक्चुअल में, क्या इंसाइट्स हैं, हमें नहीं पता। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? राइट, नेक्स्ट प्लीज। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल द जॉब्स। प्राइवेट जॉब मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया, हाउ यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ गेट एग्जामिनेशन इन योर प्राइवेट जॉब। इंटरव्यू, तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है और वो नॉलेज तुम्हारा क्लियरली रिफ्लेक्ट होगा इंटरव्यू के अंदर। अब यहां पे मैंने 3 तरह की जॉब बताया था, एक प्राइवेट, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर। अब गवर्नमेंट जॉब कौन सी होती है सर? गेट के थ्रू। गेट के थ्रू गवर्नमेंट जॉब, आप लोगों में से कोई पंजाब से है? कोई पंजाब से है? कोई हरियाणा से है? ओके, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है उसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब है वो गेट के थ्रू है। अब आप बोलोगे सर हम तो सारे हिमाचल से हैं, हमें क्यों बता रहे हो अदर स्टेट्स के बारे में? यू ऑल आर एलिजिबल फॉर द हरियाणा जॉब्स, और उसमें सारी ब्रांचेस एलिजिबल होती हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सारी ब्रांचेस एलिजिबल होती हैं। अभी पीछे से ना हरियाणा के अंदर अभी एक नोटिफिकेशन आया था इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर, जिसमें 120 वैकेंसीज थी, जिसमें मोर देन 55 वैकेंसीज ओनली फॉर जनरल कैटेगरी के लिए थी। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि जब आप किसी अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते हो ना, तो उसमें कुछ कंडीशंस लगाते हैं वो। जैसे पंजाब में अगर आपको जॉब करनी है तो 10th में पंजाबी होनी चाहिए, डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है पंजाब के लिए। हिमाचल में भी अगर किसी ने जॉब करनी है तो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10th में हिंदी होनी चाहिए। हरियाणा में 10th में हिंदी होनी चाहिए। आगे बात समझ। और जब आप किसी अदर स्टेट के लिए अप्लाई करते हो देन यू विल बी काउंटेड अंडर द जनरल कैटेगरी ओनली। तो आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसका बेनिफिट या तो आपको सेंट्रल जॉब के लिए होता है या आपको अपनी स्टेट में होता है। लेकिन जब आप किसी अदर स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो यू विल बी एलिजिबल अंडर द जनरल कैटेगरी ओनली। तो ये 120 वैकेंसीज इरिगेशन का आया, जिसमें 55 वैकेंसीज जनरल के लिए थी। मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना के डाला था स्पेशली फॉर द हरियाणा स्टूडेंट कि भाई इस एग्जाम को भर देना। अगले 15-20 साल तक मैं तो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हिमाचल के अंदर वन गो में 55 एक ही वैकेंसीज एक डिपार्टमेंट के लिए आएगी। छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन कम है, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट कम आती है वैकेंसीज, जेई की हो चाहे एई की हो, सिंपल। आगे की बात समझ में नहीं आ गई है? तो यू ऑल आर एलिजिबल फॉर दैट। और हर साल 80 से 100 वैकेंसीज आती हैं हरियाणा के अंदर। हरियाणा यूटिलिटी बोर्ड, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ नहीं होना, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डायरेक्ट जॉब मिल रही है तुम्हें। नाउ कम टू द सेकंड थिंग, मे भी शायद आप लोग वो भी सुनना चाहते हो, दैट इज द पब्लिक सेक्टर जॉब्स। पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट जॉब में पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं क्या होता है। पब्लिक सेक्टर इज 100% गवर्नमेंट, सॉरी गवर्नमेंट जॉब इज 100% गवर्नमेंट, आइदर स्टेट आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या होता है, शेयरिंग होता है, जिसमें 51% जो शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और रिमेनिंग जो शेयर है वो किसी स्टेट का हो सकता है, किसी प्राइवेट का हो सकता है, किसी अदर पब्लिक सेक्टर का हो सकता है। फॉर एग्जांपल डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट। आप लोगों में से कितने को पेरेंट्स बैंक में गवर्नमेंट बैंक में इसमें काम करते हैं, जॉब करते हैं गवर्नमेंट में, एसबीआई, पीएनबी, जे&के करते हैं किसी के पेरेंट्स? ये सब पब्लिक सेक्टर हैं। पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, जे&के सब पब्लिक सेक्टर हैं। बेनिफिट पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट में, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब जाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं? गुड। रीजन गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के, रीजन सबसे पहला रीजन गवर्नमेंट जॉब का, जॉब सिक्योरिटी। यस, जब आपको पता है कि जब आप असिस्टेंट इंजीनियर, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, भाई गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहती है, क्यों करना चाहते हो? और मेजॉरिटी लोग यही बोलते हैं सर जॉब सिक्योरिटी है, और वो कोई सिलेक्ट नहीं होता। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, किस चीज से सिक्योरिटी, किस चीज से सिक्योरिटी चाहते हो? है किसी के पास आंसर? माइक पड़ा है, आंसर दे सकते हैं? कोई नहीं दे पाया,
मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, किस चीज से सिक्योरिटी? ये माइक पढ़ा कोई आंसर करना चाहेगा? किस चीज से सिक्योरिटी? कि निकालना दे? निकालना दे? हाय ना बोलो। क्यों निकालेगा कोई तुम्हें? क्यों निकालेगा कोई? गवर्नमेंट में कब निकाला जाता है? गवर्नमेंट में कब निकाला जाता है? जब तुम कोई गलत काम करोगे। समझ में आ गई बात? अब बात आती है प्राइवेट की। अब आप बोलोगे सर प्राइवेट में तो मिनट लगाते हैं निकालने के लिए। यस लगाते हैं, लेकिन किसको निकालते हैं? सर कोविड आ गया, क्या ऐसी सिचुएशन 2-4 साल के बाद आ जाएंगी? नहीं, 100 साल के बाद आया। अब प्राइवेट में क्यों निकालते हैं और कब निकालते हैं? एक तो रीजन मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया, हायरिंग फायरिंग। भाई अगर तुम नहीं परफॉर्म करोगे, प्राइवेट का तो सिस्टम ही नहीं चल पाएगा। प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इस इंडिया की, इस कंट्री की ग्रोथ के लिए। गवर्नमेंट लाइबिलिटी पाल लेगा, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर लाइबिलिटी नहीं पाल पाएगा, नहीं पाल सकते। दे वॉन्ट कैपेबल पीपल, एंड इफ यू आर कैपेबल एंड इफ यू आर एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, आइदर गवर्नमेंट, आइदर पब्लिक, आइदर प्राइवेट, नोबडी कैन थ्रो यू आउट। कोई बाहर नहीं निकालेगा, कोई बाहर नहीं निकाल सकता। सर कोविड आया, गूगल ने इतना फायर कर दिया, क्या सभी निकाल दिए? क्या सारे निकाल दिए थे? क्या सारे निकाल दिए थे हर कंपनी ने? यस और नो? तो कुछ तो रखे होंगे। सर आप किस डोमेन में रहना चाहते हैं, किस साइड रहना चाहते हैं? जो रखे जो निकाले। भाई अगर नहीं करोगे तो वैसे ही निकाल देगा, उसका कोविड या उससे रिलेशन ही नहीं है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में इफ यू डू नॉट परफॉर्म वेल, वो निकाल देगा। गवर्नमेंट में ठीक है नहीं निकालेगा। और मैं आपको एक चीज और बताया अभी कि ये जो कंट्री ग्रो कर रहा है ना, उसके पीछे दो फैक्टर्स हैं, दो पिलर्स हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। गवर्नमेंट तो लाइबिलिटी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट में है। आप खुद सोच के देखो यार, खुद सोच के देखो क्या कंट्रीब्यूशन हो रहा है उनका ग्रोथ में। हो रहा है? प्राइवेट का हो रहा है भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा? पब्लिक सेक्टर का हो रहा है। क्या इसरो कंट्रीब्यूट कर रही है गवर्नमेंट में, सॉरी इस कंट्री की ग्रोथ में? कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या ओएनजीसी कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या आईओसीएल कर रहा है कि नहीं कर रहा? यस और नो तो बोल दो। क्या आपका हरियाणा, हिमाचल का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कर रहा है इसकी ग्रोथ के लिए, स्टेट की? कर रहे हैं? कहां कर रहा है बताओ? और तुम्हारी नीड तो पूरी नहीं कर सकता, ग्रो कैसे करेगा? बात आ रही है मेरी समझ में? बात आती है कि नहीं समझ में? अगर मैं रॉन्ग हूं माइक उठाओ और मेरे को बताओ क्लियरली। तो कहने का मतलब यह है, आप लोगों में से अगर कोई ग्रोथ चाहता है, पैसा चाहता है, डोंट ज्वाइन गवर्नमेंट। दूसरा फैक्टर, गवर्नमेंट ज्वाइन कर लो, उसके बाद प्राइवेट में शिफ्ट मार लो, देखो ग्रोथ कैसे मिलता है, जबरदस्त ग्रोथ मिलेगा। अगर तुम पैसा कमाना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का दूसरा रीजन होता है वर्क लाइफ बैलेंस, है ना? कि सर 9 से 5 जॉब, 9 से 5 काम करना, उसके बाद कोई, उससे पहले कोई फोन नहीं उठाना, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है काम का, सैटरडे संडे ऑफ, फैमिली के साथ घूमेंगे फिरेंगे सब कुछ। दिस इज कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। यही होता है ना? लेकिन पैसा नहीं मिलेगा इससे। अब अगर आप खुश हो 4-5 लाख, 6-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक की जॉब के लिए, अगर इस लेवल तक खुश हो, जो कि मे बी आपको कम से कम 10 साल के बाद वो स्टेज आएगी जो नॉर्मली आप लोग प्रोसीजर फॉलो करते हो, अगर उससे सेटिस्फाइड हो, देन इट इज गुड। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आपको अंदर से फील आता है ना, यस आई एम कैपेबल एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली, फॉर दिस कंट्री, फॉर माई सेल्फ, देन देर इज अ प्रोसीजर एंड दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द प्रोसीजर। और कोई रास्ता नहीं है एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो मैंने पहले भी बोला कि मेरे को बता देना कि सर इसके अलावा ये भी एक रास्ता है जिससे बहुत जल्दी ग्रोथ मिल जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। दूसरा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लाइफ में ना जॉब करने का जल्दी मत करना, ये एक वर्स्ट डिसीजन होगा आपकी लाइफ का, बिलीव मी।
जॉब करने की जल्दी। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बीटेक आप लोग 21-22 साल की एज में कंप्लीट करते हो, ये जॉब करने का नहीं है एज। अभी अपने लाइफ को और 2-5-7 साल कम से कम देखो लाइफ में चेंज कैसे आता है, देखो कैसे चेंज आता है। कैसे आता है मैं अभी बता रहा हूं। योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने कुछ वीडियोस डाला है, हमने 2011 में स्टार्ट किया था। उसके बाद जो कैपेबल थे, जो अच्छे स्टूडेंट थे, सारे पब्लिक सेक्टर चले गए पहली बारी में। उसके बाद जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे उनको हमने पुश किया हायर स्टडीज के लिए। ध्यान से सुनना इस सिचुएशन को, ये केस स्टडी को। उनको हमने पुश किया हायर स्टडीज के लिए। अब उस स्टेज पे खुश कौन था? पब्लिक सेक्टर में जिसका जॉब लगा वो खुश होगा या जिसने हायर स्टडीज की तरफ गया वो खुश होगा? आपको क्या लगता है? पब्लिक सेक्टर वाला ऑब्वियसली लग गई 8-10 लाख की जॉब। नाउ व्हाट इज द सिचुएशन आफ्टर 10 इयर्स? नाउ व्हाट इज द सिचुएशन आफ्टर 10 इयर्स? 2 एग्जांपल लूंगा, 2 नहीं एग्जांपल बहुत है मेरे पास। एक एग्जांपल, एक लड़का था अमृत बेदी, रियात एंड 12 रोपड़ के अंदर एक कैंपस होता था, बंद हो गया। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का स्टूडेंट, 2016 में हमने उसको पुश करके आईटी कानपुर भेजा पीएचडी के लिए, डायरेक्ट पीएचडी के लिए। पीएचडी किया, डायरेक्ट पीएचडी किया, ठीक है, लगे 4-5-6 साल लगे। उसके बाद वो पोस्ट डॉक के लिए यूएसए चला गया। आपको क्या लगता है क्या कर रहा होगा आज वो? आज वो यूएसए के अंदर है और यूएस आर्मी में ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है और प्रोफेसर है मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में। ना यू कैन थिंक अबाउट द सैलरी, वो आप खुद सोच लो कितना होगा। सेकंड एग्जांपल, एक स्टूडेंट मैकेनिकल का जिसको हमने आईटी बॉम्बे में एनर्जी साइंस के लिए भेजा एमटेक करने के लिए। आज वो यूएसए के अंदर एनवीडिया में जॉब कर रहा है। सैलरी $20,000 पर मंथ। उसी के क्लासमेट्स पब्लिक सेक्टर ज्वाइन किया था, उसी के क्लासमेट्स ने पब्लिक सेक्टर ज्वाइन किया था। आज वो 30-35 लाख पे है और ये 20,000 पर मंथ $US ले रहा है। इसीलिए मैंने बोला, अच्छा तीसरी चीज मैंने पहला बोला, अगर अच्छा करियर चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, पैसा चाहते हो, गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट में ज्वाइन कर लो, उसके बाद प्राइवेट में शिफ्ट मार दो, पहला। दूसरा, जॉब करने का जल्दी मत करना। तीसरा, एक बहुत अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि आप अपना ना इमीडिएट बीटेक के 1-2 साल के अंदर कंपैरिजन मत करना एक दूसरे के साथ कि भाई वो क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं, कभी मत करना। बट द कंडीशन इज कि तुम्हें पता होना चाहिए कि अगले 5-7 साल मेरे को क्या करना है, किस तरीके से अपना करियर लेके जाना है, ये तुम्हें क्लियर होना चाहिए। आप डाउन द लाइन 5-7 ईयर्स देन यू डू द कंपैरेटिव एनालिसिस। आपको लगेगा कि उसका जॉब लग गया, उसको आने लग गया 20-25 हजार, वो तो अपना खर्चा निकालने लग गया, वो सबसे ब्लंडर होगा आपकी लाइफ का। 2-4 साल 5 साल जरूर देना इसके बाद, बीटेक के बाद अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ को मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो भी तुम डिसीजन लोगे ना उसका क्लियर इफेक्ट आपकी आने वाली 30-35-40 साल जो रिमेनिंग एवरेज एज के हिसाब से है उसके ऊपर पड़ेगा। सोच के देखो। लेकिन कंडीशन वही है, अगर आपको अंदर से फील आ रहा है यस आई एम कैपेबल एंड आई वांट टू डू एंड आई विल डू, अगर ये अंदर से फील आ रहा है, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है, मेरी बातें ये लग रही हैं या क्या बोल रहा है क्या, उसके लिए नहीं है बिल्कुल भी सीरियसली। लेकिन कुछ 8-10 तो लोग होंगे जिनको गूज़बम्स आ रहे होंगे पक्का। तो इस तरीके से चीजों को फील करो, क्योंकि जब तक आप फील नहीं करोगे ना आप उसको करने के लिए कभी रेडी नहीं होगे। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आ रही कि नहीं आ रही है? यस और नो? आ रही है, गुड। नाउ नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के 2 तरीके हैं। अच्छा, पब्लिक सेक्टर में जो सैलरीज होती हैं वो गवर्नमेंट से ज्यादा होती हैं। एक क्लास 1 ऑफिसर, एक असिस्टेंट इंजीनियर की जो सैलरी है, इनिशियल सैलरी 65-70 हजार के आसपास होती है इनिशियल। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना। 12 से 13 पब्लिक सेक्टर महारत्ना की कैटेगरीज में है जो 15 से 18 लाख का पैकेज देते हैं, जिसमें से कुछ पब्लिक सेक्टर के मैं नाम ले रहा हूं। महारत्ना, IOCL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, HPCL, ये कुछ महारत्ना की कैटेगरीज में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड,
ये महारत्ना की कैटेगरीज में है। अदरवाइज मिनिमम इसका जो सैलरी पैकेजेस है वो 8 से 10 लाख से स्टार्टिंग होता है मिनिमम, जो नवरत्ना देती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। मोर देन 250 प्लस पब्लिक सेक्टर्स आर अवेलेबल इन दिस कंट्री, मोर देन 250, मैंने तो बहुत थोड़े से लिखे हैं। और पब्लिक सेक्टर में एंटर करने के दो तरीके हैं, एक है थ्रू गेट एग्जामिनेशन, एक है विदाउट गेट एग्जामिनेशन। थ्रू गेट एग्जामिनेशन, गेट का एग्जाम दिया, एक मार्क्स आए, उसके बेस पे आप अलग अलग पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करते हो, उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने बुलाना है, अगर आपका उस मेरिट में नाम आ गया देन द नेक्स्ट राउंड विल बी देयर। अब इसमें कुछ पब्लिक सेक्टर इसमें कुछ पब्लिक सेक्टर जो विद और विदाउट गेट, मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, मैं बोल रहा हूं विदाउट गेट। सबसे पहला हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हर साल आता है ये, दो तरह की पोस्ट के लिए, डिजाइन ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, हर साल 80 to 100 वैकेंसीज आती हैं। अब आप बोलोगे सर पूरा इंडिया 80 से 100 वैकेंसीज, आपको कितनी चाहिए? बस इस पीरियड के साथ करना है, उसके लिए आपको कैपेबल होना है, आपको प्रिपेयर करना है, आपको मेहनत करनी है। HAL विदाउट गेट, ISRO विदाउट गेट एवरी ईयर कम्स, BARC with gate without gate every year comes, HPCL without gate every year comes, SJVNL without gate every year comes, BEL without gate every year comes, then BHEL Bharat Heavy Electricals Limited every year comes without gate, then Airport Authority of India, इसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विदाउट गेट एवरी ईयर कम्स, NITRO निट्रो विदाउट गेट एवरी ईयर कम्स। तो ये मैंने कुछ लिखे हैं, ये 250 प्लस हैं विद गेट विदाउट गेट। नेक्स्ट प्लीज। अब इनमें एंट्री करने के दो तरीके, विद गेट है तो गेट का आपने अप्लाई किया, उसके बाद अगला क्राइटेरिया ये होते हैं कुछ, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, इंटरव्यू। इंटरव्यू तो भाई हर किसी में होता है एक्सेप्ट दो ऑर्गेनाइजेशंस, दो पब्लिक सेक्टर। कौन से? कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC। ये दो पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इंटरव्यू भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे वांट पीपल, ऑल्दो ये दोनों महारत्ना की कैटेगरीज में हैं, दोनों 15 से 18 लाख का पैकेज दे रहे हैं, लेकिन यहां पे बंदों को हेल्थ इश्यूज आते हैं। सो दैट इज द रीजन वाई ये प्रेफर्ड पब्लिक सेक्टर नहीं है, कोल इंडिया, NTPC। लेकिन इसमें इतना बैकलॉग रहता है, 350, 400, 500 इतना वैकेंसीज हर साल निकालते हैं ये लोग एवरी ईयर, क्योंकि हर साल छोड़ते भी बहुत लोग हैं क्योंकि हेल्थ इश्यूज, तो इनको अपना सिस्टम चलाना मुश्किल, लेकिन स्टिल दे आर अंडर दी महारत्ना कैटेगरी, क्योंकि ये बहुत बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कंट्री के लिए, कोल इंडिया एंड NTPC। बात आ गई समझ में? अब इंटरव्यू तो हर किसी में होता है एक्सेप्ट दीज टू, लेकिन इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडी, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा। फॉर एग्जांपल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल में सब कुछ होता है, GD भी होता है, GT भी होता है, केस स्टडी भी होता है, इंटरव्यू होता है। IOCL आजकल चल रही है उसके इंटरव्यूज, उसमें GD, GT एंड इंटरव्यू। HPCL विदाउट गेट, GT एंड इंटरव्यू। PGCL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, GD एंड इंटरव्यू। तो ये डिपेंड करता है, पब्लिक सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर वेरी करता है ना दिस। अब आपके दिमाग में आएगा सर GD, GT, मतलब गेट का नाम सुन के डर लग गया, इनका नाम सुन के तो पता नहीं क्या क्या आ गया होगा दिमाग में। सर ग्रुप डिस्कशन, पता नहीं, मेरी तो सर इंग्लिश ही अच्छी नहीं है सर, मैं तो बोल ही नहीं पाता हूँ ग्रुप में, मेरे से तो मुंह में से निकलता ही नहीं है सर, इंटरव्यू के सामने तो बोलना ही नहीं जाएगा मेरे से, सर कुछ ऐसा बताओ आसान सा रास्ता। जिंदगी में कोई अच्छी चीज मिल जाएगी आसानी से? मिल सकती है कोई चीज आसानी से, अच्छी चीज? उसके लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत। और सबसे जबरदस्त चीज पता है क्या है? मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। मेरे को जाना है कहीं पे, मेरी गाड़ी खराब होगी, दूसरी गाड़ी उठा के ले जाओगे, लेकिन अगर अच्छी चीज चाहिए उसके लिए तो मेहनत तो भाई करनी ही पड़ेगी, करनी पड़ेगी। राइट नाउ सेकंड, विदाउट गेट। विदाउट गेट जो मैंने अभी नाम बताया आपको पब्लिक सेक्टर के, ये अपना टेस्ट लेते हैं और हर साल लेते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस वही है, वो डिपेंड करता है PSU टू PSU, और PSU टू PSU डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, नाउ कम टू द हायर स्टडीज। मैंने 3 ऑप्शन तुम्हें बताया था टेक्निकल डोमेन में। एक है MTech ऑप्शन, 2 साल का प्रोग्राम, 12,400 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप। MS प्रोग्राम
12,400 पर मंथ स्कॉलरशिप, ये 3 साल का प्रोग्राम होता है। एमटेक एमएस में क्या डिफरेंस? स्कॉलरशिप सेम, एमटेक 2 साल, एमएस 3 साल। आप लोगों में से किसका सीजीपीए जनरल कैटेगरी 7.5+ है, 7+ है? आप लोगों को आज तक कभी लगता है कि सीजीपीए को कुछ फायदा होगा आपको? यहां पे होता है। जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, एमएस, डायरेक्ट पीएचडी, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं वहां पे सीजीपीए का बेनिफिट होता है। स्टडीज अब्रॉड, उसमें बेनिफिट होता है। तीसरा आ गया डायरेक्ट पीएचडी। नॉर्मल पीएचडी, इसमें जो आपको स्कॉलरशिप है वो 38,000 से 43,000 रुपए पर मंथ है, और पीएमआरएफ, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में 70,000 to 80,000 रुपीज पर मंथ स्कॉलरशिप है। कोई मेरे को बता सकता है आपको स्कॉलरशिप कहां से मिल रही है? पैसा क्यों दे रही है गवर्नमेंट आपको पढ़ने की? गवर्नमेंट आपको पढ़ने की पैसा क्यों दे रही है? आपको क्या लगता है? कोई आंसर कर सकता है? माइक है। गवर्नमेंट क्यों दे रही है आपको पैसा हायर स्टडीज के लिए? पहले तो मैं बता ही चुका हूं, पर्पस तो आपको बता ही दिया मैंने हायर स्टडीज का। पैसा क्यों? पैसा क्यों? बोलो यार, यू आर फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज, अंडरस्टैंड करता हूं। इन चीजों को सुन के तो यार अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। क्या लगता है आपको? सबसे पहला खर्चा निकलता रहे, दूसरा मोटिवेशन का फैक्टर तो है ही है, लेकिन क्यों दे रही है और कहां से दे रही है? गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है? आप हमारे आपके टैक्सेस से दे रही है? नहीं, ये टैक्सेस से नहीं आ रहा पैसा। ये आप समझो कैसे आ रहा है और कहां से आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक्सपर्ट है वो कहां मिलेगा आपको? इंफोसिस के अंदर मिलेगा या आईआईटी के अंदर मिलेगा? कहां मिलेगा एक्सपर्ट? आपको साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट इंफोसिस में मिलेगा या आईआईटी में मिलेगा? आपको कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट इंफोसिस में किसी अदर कंपनी में मिलेगा, फॉर एग्जांपल सीमेंस में मिलेगा या आईआईटी में मिलेगा? कहां मिलेगा? ऊंची बोलो। आईआईटीज में। इंडस्ट्री क्यों पैसा लगाएगी? प्राइवेट नहीं पैसा करती किसी के ऊपर, उसको पता छोड़ के चला जाएगा, मेरा पैसा वेस्ट है। ध्यान से समझो सिस्टम को क्या है। पैसा लगाती है गवर्नमेंट ट्रेनिंग के ऊपर, प्राइवेट नहीं पैसा लगाता ट्रेनिंग पे, उसको पता छोड़ के चला गया मेरा पैसा वेस्ट है। भाई आपको ट्रेनिंग मिल गया सीमेंस से, आपको फॉर एग्जांपल एक 6 महीने का फुल फ्लेज्ड ट्रेनिंग मिल गया XYZ चीज का, सोच के देखो, और वो आपने अपने रिज्यूमे पे लिख लिया कि मैंने 6 महीने का सीमेंस में ट्रेनिंग की है। अब उस रिज्यूमे के साथ आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, आपको नहीं लगता कि कोई इंडस्ट्री की जो आपने ट्रेनिंग की है और उसको नीड है और वो उसको पकड़ लेगा? हाँ या ना? हाँ या ना तो बोलो। तो इसी कारण से प्राइवेट पैसा नहीं लगाता है। पैसा कौन लगाता है? गवर्नमेंट। क्यों लगाता है गवर्नमेंट पैसा? क्योंकि उसको पता है मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? यही फायदा तुम लोगों ने उठाना है कि गवर्नमेंट ने तुम्हें ट्रेन कर दिया हर चीज के लिए, उसका फायदा तुम्हें गवर्नमेंट में मिलेगा। कहां मिलेगा? प्राइवेट में। सिस्टम को समझो, मैं जो तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं, किस तरीके से तुम्हें अपनी सैलरीज में कैसे पैसे को शिफ्ट मारना है, कैसे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स कैसे करना है। आ रही है कि नहीं आ रही बात समझ में? तो ट्राई टू एंटर इनटू द गवर्नमेंट, ट्राई टू एंटर इनटू द गवर्नमेंट, देन शिफ्ट टू प्राइवेट अगर पैसा चाहते हो, क्योंकि गवर्नमेंट आपको ट्रेन करेगा प्राइवेट नहीं करेगा। नो, अब ये आ कहां से रहा है पैसा? अब इंडस्ट्री को अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है, या जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपनी को अब कोई नया प्रोजेक्ट मिला है जिसमें एआई की रिक्वायरमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, अब वो इंडस्ट्री क्या करेगी? अब कोई भी इंडस्ट्री, मतलब कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल वी आर द एडटेक कंपनी, हम लोग इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन। मैं अपनी एग्जांपल लेके चल रहा हूं। हम इंटरव्यूज ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं, हम ऑनलाइन जीडी-जीटी कंडक्ट करते हैं। वी आर द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो जीडी-जीटी और इंटरव्यू के लिए ऑनलाइन कंडक्ट करवाता है। नाउ वी वांट अ एप्लीकेशन, हमें एप्लीकेशन चाहिए कि जिसमें वहां पे मेंटर टीचर अपने स्लॉट्स प्रोवाइड कर सके कि मैं आज इसी स्लॉट में अवेलेबल हूं, वो स्लॉट स्टूडेंट को रिफ्लेक्ट हो जाए और स्टूडेंट वहां पे उसको चूज कर सके
और जैसे ही वो चूज कर रहा है वो मेंटर के पास मैसेज आ जाए और मेंटर उस टाइम पे अवेलेबल हो जाए। अगर डिले हो रहा है तो उसका एक उसको रिमाइंडर भी चला जाए नोटिफिकेशन, और जो उसका सीनियर है उसके पास भी मैसेज चला जाए कि ये 2 मिनट डिले हुआ है। और जैसे इंटरव्यू कंडक्ट हो जाए उसके बाद वो कुछ पैरामीटर्स पे वो उसको रेटिंग दे सके, उसका असेसमेंट कर सके, और जैसे वो इंटरव्यू कंप्लीट हुआ उसके इमीडिएटली बाद उसको रिकॉर्डिंग भी मिल जाए स्टूडेंट को। कुछ इस तरीके का सिस्टम। बात आ रही है, समझ में आ रही है? और हम लोग ये क्रिएट कर रहे हैं अभी। अब मेरे को चाहिए, अब मैंने कोई भी कंपनी पकड़ूंगा, बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं बोलूंगा मेरे को ये क्रिएट करना है। अब वो ढूंढेगा एक्सपर्ट। ऑल्दो ये प्रॉब्लम कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी सिंपल सा प्रोजेक्ट है ये। लेकिन मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें एआई की रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल। अब हमें चाहिए एआई का एक्सपर्ट। कहां पे है, कहां पे मिलेगा ये एक्सपर्ट? आईटी के अंदर। अब जिस इंडस्ट्री को मैंने प्रोजेक्ट दिया है और मैंने उस इंडस्ट्री को बोल दिया, वो पूछेगी मेरे से सर कितना टाइम है, मैं बोलूंगा चलो तुम एक काम करो यार 1 साल के अंदर बना के दे दो। वो बोलेगा सर 50 लाख रुपए लगेंगे, हमारा डन। अब वो इंडस्ट्री पकड़ेगी प्रोफेसर, ये लो जी 25 लाख रुपए, मेरे को इसका सोल्यूशन दो, मेरे को ये बना के दो। बात आ रही समझ में? अब वो प्रोफेसर खुद करेगा उसके ऊपर काम? नहीं। कौन करेगा? ये बच्चे करेंगे जो वहां पे एडमिशन लिए, जिन्होंने एमटेक, एमएस और डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। अब इससे देखो सोल्यूशन किसका हुआ, इससे पर्पस किसका सॉल्व हुआ? उस स्टूडेंट का हुआ जो एमटेक, एमएस, पीएचडी करने की है। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया कि नहीं हो गया पर्पस सॉल्व उसका? प्रोफेसर का पर्पस सॉल्व हो गया, हाँ या ना? उस आईटी का फायदा हो गया? आईटी का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल गया उसको। मेरे को मेरा प्रोजेक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, मेरे को ऐप मिल गई। हर किसी का फायदा हुआ, हो गया हर किसी का फायदा। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल टर्म, कि ऐसा सिस्टम जिसमें हर किसी का फायदा हो रहा है। अब ये पैसा कहां से आ रहा है? वो 25 लाख कहां चला गया? एमएचआरडी के पास। आपको ये स्कॉलरशिप कौन दे रहा है? एमएचआरडी दे रहा है। अब वो चला गया 25 लाख रुपए एमएचआरडी के पास। उसका एक परसेंटेज जाता है प्रोफेसर को, जब उसका आंसर वो निकल जाता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब वो सबमिट कर देता है, उसका एक परसेंटेज उस आईटी को भी जाएगा और स्टूडेंट को तो ऑब्वियसली स्कॉलरशिप जा ही रही है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? तो ये जो पैसा जस्टिफाई हो रहा है वो यहां से हो रहा है कि आप एक लाइव सोसाइटी की प्रॉब्लम प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो। और ये मैंने एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल ली है, और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स करोड़ में होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में होते हैं। ये पीएमआरएफ की साइट ओपन करना, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, इसकी साइट ओपन करना, वहां पे लिखे हुए हैं प्रोजेक्ट्स, वहां पे लिखे हुए हैं प्रोजेक्ट्स, और कौन सा प्रोफेसर किस प्रोजेक्ट के अंडर काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अब ये जो जस्टिफिकेशन है इस पैसे की, इस तरीके से हो रही है कि यू आर डूइंग वर्क फॉर समथिंग, आप उसके लिए काम कर रहे हो, वहां से हो रहा है जस्टिफिकेशन। बात आ गई आगे समझ में? तो आपको ये ना लगे कि हमें पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा है, ये नहीं है। आगे बात समझ? सो दैट इज द थिंग हायर स्टडीज। अब हायर स्टडीज में देखो दो चीजें होती है मेन। हायर स्टडीज में जैसे मैंने आपको बताया स्पेशलाइज्ड डोमेन, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता कोर डोमेन, कोर डोमेन आपकी ब्रांच से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपकी कोर डोमेन्स वीएलएसआई आ गया, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कम्युनिकेशन हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम्स हो गया, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया, ये आपकी कोर डोमेन्स में स्पेशलाइजेशंस हैं। ऐसी कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस इटसेल्फ, साइबर सिक्योरिटी, राइट, ये कुछ कोर आ गया। अब आ गया नॉन कोर, इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स जिसको बोलते हैं, और जिसका आज के टाइम पे प्लेसमेंट कोर से कहीं ज्यादा चल रहा है। फॉर एग्जांपल एआई, डेटा साइंस। आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि सर डेटा साइंस और एआई तो कंप्यूटर साइंस की डोमेन होती है? नहीं, ये मैथमेटिक्स का डोमेन है। अगर आपने एमएससी मैथमेटिक्स की है और गेट इन मैथमेटिक्स दी है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द डेटा साइंस एंड एआई डोमेन्स फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, फॉर डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। और इसको कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है इसमें, डेटा साइंस और एआई के अंदर। ये मैथमेटिक्स है सारा, और कुछ नहीं है। नो डाउट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट को थोड़ा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो कुछ लैंग्वेजेस, कुछ चीजें पढ़ता है, एल्गोरिदम वगैरह, डीबीएमएस वो पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते हैं नॉर्मली। तो इंटरडिसिप्लिनरी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज आ गए, ध्यान से सुनना। डेटा साइंस, एआई, मैकाट्रॉनिक्स, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, रूरल टेक्नोलॉजी,
उसके बाद ई वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी साइंस, एनवायरमेंट, सितारा, उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी। आप बोलोगे सर ये कैसी कैसी डोमेन्स है? एरोस्पेस बहुत अच्छी डोमेन है जिसमें कोई भी ब्रांच का बच्चा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, कोई ब्रांच का बच्चा अप्लाई कर सकता है। एरोस्पेस की एग्जांपल आईआईटी मद्रास में एरोस्पेस बोइंग और एयरबस आते हैं प्लेसमेंट के लिए। और एरोस्पेस 4-5 आईआईटीज के अंदर ही है। आईआईटी मद्रास के अंदर है, आईआईटी कानपुर में है, आईआईसी बेंगलोर में है और आईआईटी गुवाहाटी में है। 4 आईआईटीज के अंदर भी है, इसी के अंदर है। और क्रेज है इस ब्रांच के लिए बच्चों को ज्वाइन करने का, क्रेज एरोस्पेस ब्रांच। ऐसे बहुत डोमेन्स हैं, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बताया जितना कि मेरे को रिकॉल हो पाया। अदरवाइज ऐसे बहुत डोमेन्स हैं जिसमें यू विल बी द स्पेशलाइज्ड इन पर्टिकुलर डोमेन, आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। ये बेनिफिट है आपको, राइट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि यू कैन एंटर इनटू द आईएम्स थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। आप आईएम्स में भी एंटर कर सकते हैं गेट एग्जाम से, और दैट प्रोग्राम इज नोन एज द एफपीएम प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। इसमें एंट्री गेट के थ्रू, ऑल्दो कि इसमें एंट्री कैट के थ्रू, जीमैट के थ्रू, जीआरई के थ्रू भी मिलती है, लेकिन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दीज प्रोग्राम अंडर थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। और इसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो 25,000 to 35,000 रुपीज पर मंथ होता है। अगेन रीजन वही है, रिसर्च वर्क। अब एक चीज दिमाग से निकाल देना कि हम हायर स्टडी रिसर्च की बात कर रहे हैं, किसी के दिमाग में ये थॉट बिल्कुल भी ना आ जाए कि सर इसके बाद तो ओनली टीचिंग का ऑप्शन रहता है। ये बिल्कुल निकाल देना दिमाग से, वो डिस्कशन का टॉपिक है ही नहीं। डेफिनेटली यस, कि अगर आप बाय चॉइस टीचिंग में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। अदरवाइज आज की मार्केट ये है इंडस्ट्रीज में, दे वांट द पीएचडी पीपल, दे वांट द स्पेशलाइज्ड पर्सन। अब आप खुद सोच के देखो कि जिस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसका एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर आपने 5 साल काम किया पीएचडी के अंदर, और उस इंडस्ट्री की उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिया है, आपको लगता कि वो इंडस्ट्री आपको अप्रोच करेगा? आपको लगता है वो इंडस्ट्री आपको अप्रोच करेगा? यस, करेगा, और करता है, और बहुत अच्छे हैंडसम सैलरी पैकेजेस के साथ आपको वो अप्रोच करता है। तो पीएचडी डजंट ओनली मींस टीचिंग, उसको दिमाग से टोटली निकाल दो, टोटली निकाल दो। क्योंकि आपको मेरे पर ट्रस्ट इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज वी डील इन दिस थिंग ओनली। जितना भी आईआईटीज में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, या वर्ल्ड में भी, मैं अब तो वर्ल्ड भी यूज करूंगा क्योंकि योरपीडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म इज देयर, कि जो भी हायर स्टडीज के लिए जा रहा है, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूं, मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वो योरपीडिया से ही थ्रू करके जाता है कि सर मेरा ये गेट स्कोर है, ये मेरा सीजीपीए, ये मेरा कैटेगरी, मैं कहां अप्लाई करूं, कैसे अप्लाई करूं। इन द एंड सर मेरा ये 3 जगह सिलेक्शन हो गया, इन तीनों में से मेरे लिए बेस्ट क्या है। सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन योरपीडिया जो इसका गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो इसलिए आपको जो मैं बोल रहा हूं आपको उसको मानना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका ही मिस्टेक होगा, मेरा मिस्टेक नहीं होगा, राइट। इसके अलावा ईच एंड एवरी आईटी, ईच एंड एवरी एनआईटी इज हैविंग द मैनेजमेंट कोर्सेज, वहां पे मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं, और प्लेसमेंट दी बेस्ट। प्लेसमेंट वाला डाउट आना ही नहीं दिमाग में। अगर आप एफपीएम आईएम से कर रहे हो, प्लेसमेंट कैसी होगी? दी बेस्ट। आईटी से मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हो, प्लेसमेंट कैसी होगी? दी बेस्ट। एक इंस्टीट्यूट होता था, मेरे को नहीं पता आपने नाम सुना कि नहीं सुना, निटी बॉम्बे, सुना आप लोगों ने? सुना किसी ने निटी बॉम्बे का नाम? जो कि अभी रिसेंटली पिछले साल आईएम बॉम्बे में कन्वर्ट हो गया, आईएम बॉम्बे में। सो दैट वाज दी बेस्ट ऑप्शन जो कोई भी एक टेक्नोक्रेट गेट के थ्रू ले सकता था, वो अब आईएम में कन्वर्ट हो गया। बात आ गई समझ में? सो यू कैन गो फॉर द मैनेजमेंट कोर्सेज इन ईच एंड एवरी आईटी एनआईटी, प्लेसमेंट्स दी बेस्ट। एमबीए मैनेजमेंट कोर्सेज प्लेसमेंट इन आईटीज आर बेटर देन द एमटेक, एमएस और पीएचडी प्लेसमेंट्स। रीजन उसके पीछे क्या है? रीजन उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा। आप सारे आंसर करोगे, काम करने वाले के पैसे ज्यादा होते हैं या काम करवाने वाले के पैसे ज्यादा होते हैं? काम करवाने वाले के। मैनेजमेंट कोर्सेज क्या है? दीज ऑल आर द कोर्सेज जिसमें काम करवाने के लिए लिया जा रहा है, आपको रिक्रूट किया जा रहा है, काम करने के लिए नहीं, काम करवाने के लिए। कि टीम को कैसे हैंडल करना है। आपको मैं दे रहा हूं 10 लोगों की टीम, आपको सेल्स को प्रमोट करना है, ये रही टीम 10 लोगों की, करो इसको हैंडल। आ रही कि नहीं आ रही भाषण में? अब उस सेल्स टीम में वो फील्ड में जा रहा है, ये पर्सन सिर्फ गाइड कर रहा है, पैसे मेरे ज्यादा है लेकिन घूम वो रहा है, उसके पैसे कम है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस लीग में आना है, किस स्टेज में आना है। तो उसके लिए आपको नॉलेज, उसके लिए एक्सपर्टीज, उसके लिए स्पेशलाइजेशन आपको रिक्वायर्ड है। आगे जी भाषण में आ रही है, भाषण में नहीं आ रही है?
नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी फॉरेन यूनिवर्सिटी। आप में से कितने लोग हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए? मैं बोलूंगा सभी को जाना चाहिए, एक जिंदगी दी है यार भगवान ने। अच्छा, मैं पैसे का कंस्ट्रेंट हटा रहा हूं, 20, 25, 30, 40 लाख नहीं लगेंगे। अब बताओ कितने लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं? अब मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं, खर्चा 1.5 से 2 लाख, इसमें टिकट इंक्लूडेड है। ध्यान से सुनना, हमने डायरेक्ट पीएचडी की बात करी इंडिया से, यस और नो? नाउ डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड। आप लोगों ने तो इंडिया में शायद पहली बार सुना है कि इंडिया में डायरेक्ट पीएचडी होती है, अब्रॉड तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। हम आईटी धारवाड़ गए, किसी को नहीं पता था डायरेक्ट पीएचडी यूएसए से होती है बीटेक के बाद। अब जैसे इंडिया में अगर आपको पैसा मिल रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं कि यही सिस्टम पूरे वर्ल्ड में होगा? आपको ये जो स्टाइपेंड मिल रहा है, ये जो आपको असिस्टेंटशिप मिल रही है, ये पूरे वर्ल्ड में है। इसके बिना तो सिस्टम चल ही नहीं पाएगा, इसके बिना सिस्टम चल ही नहीं पाएगा। और पीएचडी, इंडिया में पीएचडी लिखते हैं, कुछ अदर कंट्रीज में पीएचडी लिखते हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में तो इसको जॉब ही लिखते हैं। लाइक यूरोप के अंदर जॉब लिखते हैं इसको, कि देयर इज अ जॉब ओपनिंग फॉर 3 years फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट्स आर दिस एंड दिस एंड दिस, कि ये रिक्वायरमेंट्स है, जो इंटरेस्टेड है अप्लाई करो, और इसमें आपको मंथली इतना स्टाइपेंड मिलेगा। इंडिया में ये 38,000, चलो मैं 80,000 लेके चल रहा हूं मैक्सिमम, जो कि 1,000 बच्चों को मिलता है पीएमआरएफ एक साल के अंदर। 80,000 मैक्सिमम है। अब्रॉड के अंदर, स्पेशली यूएसए, डायरेक्ट पीएचडी स्टाइपेंड स्टार्टिंग फ्रॉम $2,200 पर मंथ एंड गोज अप टू $4,500 पर मंथ। खर्चा $1,200 से $1,500 मैक्सिमम। काम 5 दिन करना है, 2 दिन फ्री हो, कोई लेबर वर्क नहीं करना। लेकिन हम लोग बहुत गलत तरीके से जा रहे हैं अब्रॉड। हम लोग एज ए टेक्नोक्रेट नहीं जा रहे हैं, हम लोग एज ए इंजीनियर नहीं जा रहे हैं, हम लोग एज ए लेबरर जा रहे हैं। और 25, 30, 40, 50 लाख अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्नड मनी वेस्ट करके जा रहे हो। 2 लाख, इससे ज्यादा नहीं। प्रोसीजर इज फर्स्ट, डायरेक्ट पीएचडी फ्रॉम यूएसए। क्राइटेरिया क्या है सर? हर कोई थोड़ा मिल जाएगा, डेफिनेटली हर किसी को नहीं मिलते हैं। 2 क्राइटेरियाज हैं। पहला, आपका सीजीपी अच्छा होना चाहिए, मिनिमम 7.5, 7.8 प्लस। अगर किसी का 8+ है, सबसे जबरदस्त चीज है। तो किसी का भी 8+ सीजीपीए है, कैन टारगेट डायरेक्ट पीएचडी अब्रॉड। फर्स्ट। सेकेंड क्राइटेरिया, अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। बीटेक के अंदर, आपका बीटेक के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए। सर बहुत अच्छे से क्या है कि बड़ी सी गाड़ी बना देनी है या कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बना देना देखने वाला, उससे मतलब नहीं है। उसमें रिसर्च ओरिएंटेशन होनी चाहिए। कुछ 1-2 पेपर अगर आपने पब्लिश किए हो, वो बहुत अच्छी बात है। ऑल्दो बीटेक लेवल के कोई पेपर, किसी चीज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हो तो बेटर है। आपके प्रोफेसर्स आपको गाइड कर सकते हैं, उनसे पूछना कि सर क्या चीज होती है पेपर्स वगैरह, कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है ना, उससे कुछ डाटा कलेक्ट होगा, उस डाटा का एनालिसिस करना है और उसको आपने बस अपनी फाइंडिंग्स में लिख देना है कि अगर ये वैल्यू होगी तो ये आंसर आएगा, ये वैल्यू होगी तो ये आउटकम आएगी। सिंपल, ये प्रोजेक्ट होता है। आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करने में कि सर बीटेक में प्रोजेक्ट करें क्या, किस तरह की, जहां कहां पे हम अपनी ट्रेनिंग लगवाएं 6 months का। आपको प्रॉब्लम आता है, गो इनटू द आईआईटीज, वहां पे लगाओ अपनी इंटर्नशिप और वो आपको पे करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपना प्रोफाइल स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मैं ये चीजें जो बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को नहीं मिल सकता, ऐसा भी नहीं है। इफ यू आर कैपेबल, इफ यू वांट टू डू, एवरीवन कैन गेट, क्योंकि इतना ऑप्शंस अवेलेबल है। खाली जा रही हैं सीटें, चाहे मैं जॉब की बात करूं, चाहे मैं हायर स्टडीज की बात करूं। अभी पीछे से किसी ने एक न्यूज सुनी थी, आई थिंक यूएसए की किसी एक स्टेट ने चाइनीज को बैन कर दिया कि यहां पे कोई चाइनीज नहीं, हमने एडमिशन लेना है पीएचडी के लिए स्पेशली। सुनी थी न्यूज ये? यहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं इंडियंस के लिए, क्योंकि उनको तो लोग चाहिए, प्रोजेक्ट है यार प्रोफेसर्स के पास, उनको तो चाहिए बंदे, उनको तो प्रोफेसर्स को पर्सन चाहिए। सो दिस इज द वे आई एम टेलिंग यू। तो पहला प्रोसीजर टू गो अब्रॉड इज द डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम। खर्चा 1.5 से 2 लाख, और ये जो 2 लाख भी आप खर्च रहे हो ना, पहले 3-4 महीने में पूरे हो जाने आपके।
क्योंकि आपको मिनिमम डॉलर स्कॉलरशिप $2200 मिलना है, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। आपके इसमें हिमाचल के स्टूडेंट विक्रम ठाकुर का, उसका वीडियो पड़ा, मैं आपको दिखा दूंगा, मैं शायद $2800 तो उसका लगा है, और बड़े नॉर्मल से कॉलेज से है वो। $1500 मैक्सिमम खर्चा है तुम्हारा, $700-800 बचते हैं। मल्टीप्लाई करो इसको 80 के साथ, 60-70 हजार पे पर मंथ का सेविंग है तुम्हारा, जो यहां पे स्टाइपेंड मिल रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितने महीने में आपके 2 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे, 3-4 महीने में। आ रही कि नहीं आ रही भाषण में? अब किसी के दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा, यार सर बताई तो जा रहे हैं लेकिन रास्ते तो डिफिकल्ट है। वो तो है ही है यार, वो तो है ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो मैंने पहले बताया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हर किसी को नहीं मिल सकता, हर किसी को मिल सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा प्लेटफॉर्म, अभी बहुत ओपनिंग्स निकल रही हैं, बहुत ओपनिंग्स निकल रही हैं, खाली पड़ा है यूएसए, बिलीव मी। उनको चाहिए लोग, उनको कैपेबल लोग चाहिए। एक चीज तो आप भी मानते हो कि अगर मैं यूएसए की बात कर रहा हूं या कोई डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूं, वो ऐसी किसी पर्सन को एडमिशन नहीं देगा, वो देगा कैपेबल लोगों को। और अब्रॉड में जो एडमिशन है ना, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है, उसमें प्रोफेसर का लेना देना है। समझो क्या चीज है, प्रोजेक्ट किसके पास है? यूनिवर्सिटी के पास है, प्रोफेसर के पास है। सॉल्यूशन किसने देना है? यूनिवर्सिटी ने, प्रोफेसर ने देना है। तो कौन डिसाइड करेगा अपनी टीम? प्रोफेसर करेगा। तो आप प्रोफेसर को अप्लाई कर रहे हो, अगर उसको दिखेगा कि जो मेरी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है और ये जो इस पर्सन का प्रोफाइल है, मेरे को ऐसी तो रिक्वायरमेंट है, थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, तो आपको बोलेगा कि दो, मेरे को इंटरव्यू दो, आओ जूम पे आ जाओ, मेरे को इंटरव्यू दो। अगर आपने वो कर दिया तो बोलेगा आ जाओ एडमिशन लो। GRE IELTS कुछ नहीं रिक्वायर्ड, वीजा फॉर्मेलिटी। आपको लगता होगा कि सर यूएसए वगैरह के या अदर कंट्रीज के, डेवलप कंट्री के वीजा बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगर आप तरीका सही अपना रहे हो तो बहुत आसानी से मिलते हैं। नाउ द पर्पस फॉर व्हाट यू आर गोइंग देयर, वीजा क्यों रुकेगा? पर्पस क्या है कि आप यूएसए जा रहे हो, जिसमें एक प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है, उसको असिस्ट करने जा रहे हो आप, जिसमें आपको वहां पे खर्चा निकालने के लिए आपको असिस्टेंटशिप मिल रही है। किसको प्रॉब्लम है? स्टैम्प। दिस इज अ वे टू गो अब्रॉड। सो दिस इज अ वन वे, डायरेक्ट पीएचडी, जिसका सीजीपीए बीटेक में 8+ है, और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, प्रोफाइल बहुत अच्छा है, और कर सकते हो आप, बना सकते हो अपना प्रोफाइल। 6-8 महीने साल लगते हैं प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने में, चीजों को लर्न करने में। सेकेंड वे आउट इज डू मास्टर फ्रॉम इंडिया, डू मास्टर फ्रॉम इंडिया and go for the PhD abroad. This is a second way. This is a second way. Do master from India. मैंने 5-7 साल बोला आपको, 5-7 साल, बड़ी लाइफ सेटल हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छी लड़की की मिलेगी शादी के लिए, मिलेगी। सोच के देखो सैलरीज, क्या रिलेशन है कि नहीं उसका? एक 50,000 जॉब कर रहा है और एक 5 लाख पर मंथ का जॉब लग रहा है। आपको लगता है कुछ डिफरेंस आएगा? झूठ बोल दिया क्या मैंने? अब इसका एग्जांपल प्रदीप शाही, जो लड़के की मैंने आपको एग्जांपल बताई थी एनवीडिया में, अभी उसका हुआ है, मैरिज हुआ है, डाली हुई है उसने इंस्टा पे फोटो अपनी, देखना क्या की बात। नो, अब ये आपका करियर आपके हाथ में है, ये करियर आपका आपके हाथ में है। इस तरीके, किस तरीके से सोचना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज अब्रॉड। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, शुड आई राइट 2 GATE एग्जाम? बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग गेट इन 3rd ईयर। नेक्स्ट, वाई हायर स्टडीज? हायर स्टडीज करने के बड़े सिंपल से रीजन है। पहला मैंने आपको बता दिया, स्पेशलाइजेशन। दूसरा रीजन इज द ब्रांडिंग। सेकेंड रीजन इज द ब्रांडिंग। एक इंटरव्यू में जा रहे हैं 4 लोग, एक आपके कॉलेज से, लेट अस सपोज एक IIT से, एक NIT से। बेनिफिट मिलता है ब्रांडिंग का? बेनिफिट मिलेगा ब्रांडिंग का? यस, मिलेगा ब्रांडिंग का। यही चीज आपको अपने रिज्यूमे पे लेके आना है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ जॉब है, इन टर्म्स ऑफ जॉब किसी गवर्नमेंट में या किसी प्राइवेट में, सॉरी पब्लिक सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हो, प्राइवेट में अगर आप स्विच कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड द ब्रांडिंग। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। तो इसी चीजों के बारे में आपने सोचना है। हायर स्टडीज क्यों करनी है? स्पेशलाइजेशन, जो नीड है इस टाइम पे इंडस्ट्रीज का, और दूसरा आपका आ गया स्पेशलाइजेशन। तीसरा एक्सपोजर। अभी आप लोग ओनली हिमाचल के स्टूडेंट्स हैं, ओनली हिमाचल। नाउ थिंक अबाउट, अगर इसी क्लास में ऑल 29 स्टेट्स के स्टूडेंट्स बैठे हों, नाउ थिंक अबाउट अगर इसी क्लास के अंदर अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स बैठे हों,
तो वो जो एक्सपोजर है, वो जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, वो आपको बेनिफिट देते हैं। और ये चीज जॉब में भी एप्लीकेबल है और ये चीज एंटरप्रेन्योरशिप में भी एप्लीकेबल है। सॉरी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी अगर आपको एंटर करना है, 5-7 साल का टाइम देना चीजों को लर्न करने में, बिजनेस टर्म्स को। बहुत सारे आईटीज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स होती है, जैसे आईटी मद्रास के अंदर और आईटी हैदराबाद के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर्स है। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपको फंडिंग चाहिए, आपको पूरा सेटअप चाहिए, आपको सस्टेन करने के लिए अपने बिजनेस के लिए चाहिए सिस्टम, तो आपको वहीं से मिलेगा। आईटी मद्रास और आईटी हैदराबाद के अंदर आपको एंटरप्रेन्योरशिप से आपको मास्टर्स प्रोग्राम्स वहां पे अवेलेबल हैं। हायर स्टडीज रीजन मैंने आपको बताया, 3 रीजन, ब्रांडिंग, स्पेशलाइजेशन और तीसरा आप लोगों के पास आ गया एक्सपोजर। उसके बाद आप लोगों ने बोला कि 2 गेट के एग्जाम लिखने चाहिए। यस, आपको लिखने चाहिए अगर आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद 3rd ईयर में गेट के एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। बेनिफिट क्या है उसका? बेनिफिट वही कि जैसे मैंने आपको बोला कि 3 घंटे भाई डिसाइड में भी आपके वो 3 घंटे अच्छे नहीं थे लाइफ के, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास कॉइन है, मेरे को एक बार टॉस किया, मेरे पास हेड आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%। लेकिन अगर एक और चांस मिल जाए, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, एक और चांस मिल जाए, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। यही चीज 3rd ईयर और मल्टीपल एग्जाम देने का बेनिफिट है कि एक एग्जाम अच्छा नहीं गया, मे भी दूसरा अच्छा चला जाए, मे भी 3rd ईयर में अच्छा नहीं गया, मे भी फाइनल ईयर में मेरा अच्छा चला जाए। तो इस तरीके से हमें लेके चलना है। तो मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट प्लीज। अदर एग्जामिनेशंस, जैसे मैंने आपको बताया, बीइंग ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप लोगों के पास एसएससी जेई, स्टेट जेई के एग्जामिनेशंस होते हैं। आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं तो हर साल आते हैं और जिसका हमें आइडिया नहीं होता, कुछ तो मैंने बताए। इसके अलावा एक इंश्योरेंस सेक्टर होता है। इंश्योरेंस में जैसे आप लोगों के पास यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस की ऑर्गेनाइजेशन हैं। वहां पे टेक्निकल ऑफिसर का रिक्वायरमेंट होता है। बैंकिंग डोमेन में भी टेक्निकल ऑफिसर का रिक्वायरमेंट होता है, रिस्क एनालिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है और उसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियर की होती है। तो वो भी डोमेन में आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस आप लोगों के पास होती है। एसएससी जेई का एग्जामिनेशन हर साल होता है, मे बी आप लोग मेजोरिटी अवेयर हैं उसके साथ। आरआरबी जेई अभी निकला हुआ है, अगर आप लोगों में से किसी के पास डिप्लोमा है देन यू कैन अप्लाई। आई थिंक 29th इज द लास्ट डेट फॉर द आरआरबी जेई टू अप्लाई। लेकिन आरआरबी ने एक अच्छी बात ये बोली है, इससे पहले ये एग्जाम आया था 2018 के अंदर, उसके बाद ये 2024 में आया है, तो 6 साल के बाद। लेकिन इन्होंने बोला कि अब हम लोग हर साल एग्जाम जो है वो ओपन किया करेंगे, एडवर्टीजमेंट हर साल हमारी आया करेगी, राइट। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ कोड्स हैं कि जिसमें आप लोग 2 गेट के एग्जाम कौन से दे सकते हो। ये आप अगर सिंपल गूगल करेंगे कि मेरे पास 2 गेट के एग्जाम देने चाहिए और कौन सी ऑप्शंस में देने चाहिए या कौन सी 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं। अगर आप लोग पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हैं थ्रू गेट एग्जामिनेशन, तो जिस डोमेन में आपका बीटेक है उसी डोमेन में आपका गेट का एग्जाम होना चाहिए, उसी डोमेन में आपका गेट का एग्जाम होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। अगर आप लिख रहे हो मेरा बीटेक इलेक्ट्रिकल में है और मैंने मार्क्स अच्छे स्कोर कर लिए, लेट अस सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेट अस सपोज इंस्ट्रूमेंटेशन में या लेट अस सपोज अदर एग्जाम में, क्या उसके बेस पे पब्लिक सेक्टर कॉल करेगा? नहीं करेगा। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर टारगेट कर रहे हो गेट एग्जाम के थ्रू, देन यू हैव टू राइट द गेट एग्जाम इन योर ब्रांच ओनली। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1000 वैकेंसीज में एग्जाम्पल लेके चलूं पब्लिक सेक्टर में कि 1000 अगर निकल रही हैं, तो उसमें ब्रांच वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? अराउंड 400 to 450 होती है मैकेनिकल की आउट ऑफ 1000। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल 200 to 250। उसके बाद आता है आपका सिविल अराउंड 150। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक्स अराउंड 150। उसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस अराउंड 100। मैंने 1000 के पीछे बोला है कि इतना डिस्ट्रीब्यूशन होता है पब्लिक सेक्टर के अंदर अलग अलग ब्रांचेस का। और ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर कितनी वैकेंसीज निकलती हैं अलग अलग पब्लिक सेक्टर के अंदर? वो रफली 2500 से 3000 के आसपास होती हैं। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सफिशिएंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट। नेक्स्ट प्लीज। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, जितना आप अपनी लाइफ को सिंपल रखोगे उतना बेटर होगा। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, चीजों को सिंपल रखना जरूरी है। सिंपल कैसे रखना है? पहला मैंने आपको बताया था कि ये कंसेप्चुअल एग्जाम है, कंसेप्ट बेस्ड एग्जाम है। आपको अपने सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना है। अगर आप अपने सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ रहे हो और उस सब्जेक्ट के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, दैट्स इट। अगर ये 2 चीजें भी आप कर लेते हैं तो आपको यू कैन इजीली स्कोर मोर देन 40 इन 2 चीजों से। सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ना है और दूसरा हमें क्या करना है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हाथ से लगाना है कम से कम 5 बार।
अगर आपने हाथ से प्रीवियस क्वेश्चंस को 5 बार लगाए और अगर आपने कंसेप्ट अच्छे तरीके से किया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक दिस गेट एग्जामिनेशन. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. नेक्स्ट. नेक्स्ट प्लीज. नो इन द एंड इन एनी क्वेरी, कोई भी आपके पास कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे को बताइए. एक ना डेस्कटॉप पे एक स्लाइड पड़ी है, वो इसके बाद ओपन कर देना. ये वाली जब मैं बोलूंगा, ये वाली है, ये वाली बस. अभी तो वही कर दो ओपन. कोई क्वेरी हो आपका किसी चीज का? सर 2 मिनट और लेने मैंने. इनका टाइम जाने का हो रहा है. हाँ जी. कोई भी क्वेरी, कोई भी उल्टा सीधा, ये मत सोचना सर यहां पे है. कोई भी रेंडमली आपके दिमाग में डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछिए. पूछिए. कुछ क्वेश्चन पूछे थे मैंने शुरू में, कोई मेरे को याद भी नहीं करवा रहा कि एक मैंने आपको बोला था कि जॉब और करियर में क्या डिफरेंस होता है. कोई बता सकता है मेरे को जॉब और करियर में क्या डिफरेंस है? जॉब और करियर में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी बताओ. जॉब एक ऐसी चीज है जिसमें आपको 9 से 5 काम करना है, 5 दिन काम करना है या 6 दिन काम करना है, और उसके अगेंस्ट आपको इतने पैसे मिल रहे हैं. दैट इज कॉल्ड द जॉब. समझ में आ गई बात? ना 9 बजे से पहले अवेलेबल, ना 5 बजे के बाद अवेलेबल, ना सैटरडे संडे अवेलेबल. दैट इज कॉल्ड द जॉब. कि जिस टाइम मेरे ड्यूटी आवर्स है मैं तो भाई उसी टाइम पे काम करूंगा, उसके अलावा मेरे को करी जाओ फोन मैं नहीं उठाऊंगा. दैट इज कॉल्ड द जॉब. करियर एक ऐसी चीज है कि जो आप काम कर रहे हो ना उसमें टाइम देख रहे हो ना पैसा देख रहे हो. दैट इज कॉल्ड द करियर. जिसको आपको काम को करके मजा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड करियर. और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि हम लोग अपने प्रोफेशन के अंदर बाय चॉइस नहीं है. किसी ना किसी तरीके से कुछ नहीं हो रहा तो टीचिंग ज्वाइन कर लो. टीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, बहुत बड़ा रोल है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप लोग ही हैं जिन्होंने आगे जाके कंट्री बनानी है. और थोड़ा बड़ा सोचना स्टार्ट करो, छोटा मत सोचो. अब्दुल कलाम साहब ने भी एक बात बोली है कि स्मॉल थिंकिंग इज अ, क्या बोले? स्मॉल थिंकिंग इज अ सिन. सिन का मतलब समझते हो? पाप. उन्होंने पाप क्यों वर्ड यूज किया? उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि छोटा सोचना गलत होता है, तुम बड़ा सोचना स्टार्ट करो? पाप वर्ड क्यों यूज किया? उन्होंने इसलिए यूज किया बिकॉज वी इंडियन आर रिलीजियस. और पाप वर्ड हम रिलीजन के केस में करते हैं. किसी ने किसी के थप्पड़ मारा तो ये थोड़ा बोलता है कि भाई ये पाप कर दिया आपने, बोलते हैं ऐसा? नहीं, हम लोग हमेशा रिलीजन के केस में वर्ड यूज करते हैं पाप. तो उन्होंने इस दैट इज द रीजन वाई इस पाप वर्ड का को जोड़ा है आपके थिंकिंग के साथ कि आप लोग बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो. अब आपके दिमाग में एक थॉट आ रहा है, सर 2 मिनट ले लो और वो सर करना ओपन स्लाइड. इस बार आईसी बेंगलोर ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था. मैं आपको जो चीज दिखाना चाहता हूं ये है मेन लास्ट में. आप बोलोगे सर 1.5 घंटा क्या बोलते रहे, फिर आपको ये रियलाइज करवाना कि कितना आसान है आज के टाइम पे करियर बनाना. जो चीज किसी टाइम पे 70-75 नंबर पे मिल रही थी आज वो 40-45 नंबर पे मिल रही है. ये उसका प्रूफ दे रहा हूं मैं. इस बार आईसी बेंगलोर ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था और उसने बहुत जबरदस्त स्टैटिक्स ये इन्हें रिलीज किए हैं कि किसके कितने नंबर पे कितना गेट स्कोर, किसका कितना रैंक, किस मार्क्स के ऊपर कितने लोग, ये उन्होंने रिलीज किया. वो भी मैं आपको शो कर रहा हूं. मे भी शायद उसको देख के आप में मोटिवेशन आ जाए कि यस मेरे को सिर्फ 40 नंबर चाहिए करियर बनाने के लिए गेट में, मेरे को 70-80 नंबर नहीं चाहिए. कोई टाइम था पब्लिक सेक्टर के अंदर कॉल 70-75 प्लस मार्क्स पे आता था मैकेनिकल ब्रांच में, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज होती हैं. लेकिन आज अभी आईओसीएल का शॉर्टलिस्टिंग आया है, जनरल कैटेगरी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ओनली एट 35 मार्क्स गॉट द कॉल फ्रॉम द आईओसीएल. सर राउंड जाना 30 पेज के आसपास जाना. ये ऐसे कर लेते हैं इसको. अच्छा हाँ ठीक ठीक, मैं आपको ना शाम को बताता हूँ पता करके.
ओके 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 सर जी। विजिबल है? पेपर वाइज एंड कैटेगरी वाइज रेंज ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। कितना परसेंट बच्चा गेट क्वालिफाई करता है? हाँ, कितना परसेंट बच्चा गेट क्वालिफाई करता है? ओनली 15 to 18%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डिफिकल्ट है। आपके क्लास में जितनों ने भरे, कोई प्रिपरेशन करके नहीं गया। जितने लोग पेपर भरते हैं 15% से लेकर 18% तक पेपर देने जाते ही नहीं है। आप स्टेट चेक कर लेना गेट 2023-24 के, कितनों ने अप्लाई किया, कितने अपीयर हुए। इस बार शायद 5.25 लाख के आसपास अप्लाई किया था, अराउंड 4.5 समथिंग 460 के आसपास अपीयर हुए हैं। तो पहला परसेंटेज गया। दूसरा परसेंटेज जो पेपर देने गए उसके भी 50% विदाउट प्रिपरेशन जा रहे हैं, और ये फैक्ट है। पीछे बच गए 35 से 40%। उस 35 से 40% में से 15 से 20% बच्चे ऐसे हैं, 15% ऐसे हैं जो लास्ट के 2-3 महीने पढ़ते हैं। मतलब जो कंपटीशन एक्चुअल में है ना, वो 30 to 35% स्टूडेंट ही हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% क्वालिफाई कर जाते हैं। ऑलमोस्ट 50%। 2016 में मैक्सिमम पीक हिट किया था गेट एग्जाम में, जब 12.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। 12.5 लाख, आज 4.5 लाख है। 4.5 लाख क्वालिफाई परसेंटेज वही है। 12 लाख के पीछे 18% निकाल लो, और 4.5 लाख के पीछे 18% निकाल लो, कितना परसेंटेज जो बच्चा क्वालिफाई कर रहा है। समझ में आ गई बात? 4.5 लाख के पीछे 18% निकालना कितना हो गया? रफली 80,000, रफली 80,000। अब इस 80,000 में बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिन्होंने 3rd ईयर में गेट क्वालिफाई किया, जो एलिजिबल ही नहीं है कहीं पे अप्लाई करने के लिए। दूसरा, बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसमें 2 गेट पेपर दे रहे हैं। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो अभी मैं दिखा रहा हूं कि मार्क्स किसके कितने आ रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स के कितने प्लस मार्क्स हैं। सर नेक्स्ट पेज करना। हाँ, नीचे नीचे करना, नीचे नीचे। चलो चलिए चलिए, बस बस कंप्यूटर साइंस नहीं, कंप्यूटर साइंस बाद में देखते हैं, नेक्स्ट करना। हाँ, ये बस ये पेज थोड़ा सा जूम करना। नहीं, 1+, बस बस। ये देखो, विजिबल है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है। ईसी इज द कोड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इज द कोड फॉर द सॉरी डबल इज द कोड फॉर द इलेक्ट्रिकल। 50+ मार्क्स जनरल कैटेगरी, 50+ मार्क्स जनरल कैटेगरी ओनली 220 बच्चों के हैं, ओनली 220 स्टूडेंट्स, 50+ मार्क्स। उसके बाद नीचे जनरल ईडब्ल्यूएस 50+ मार्क्स ओनली 37 स्टूडेंट्स के हैं। तो ये जो 35 मार्क्स पे कॉल आया ना आईओसीएल के, ये रीजन है उसके पीछे। अब मुंह ऐसे रह गए कईयों को खुले कि हमें तो बताया गया था 60-70 नंबर चाहिए गेट के अंदर, है ना? यस और नो? नहीं चाहिए भाई। ये दूसरा ब्यूटी है गेट एग्जाम का आज के टाइम पे, कि तुम कितने भी नंबर लेके आओ, हर मार्क्स पे कुछ ना कुछ मिल रहा है तुम्हें। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस गेट एग्जाम। सेकंड ब्यूटी, पहला कि मल्टीपल ऑप्शंस, सेकंड हर नंबर के ऊपर मिल रहा है, हर नंबर के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में 50+ मार्क्स कितने बच्चों के हैं? 150, 150 बच्चा ओनली। अब मेरे को बताओ पब्लिक सेक्टर से क्यों कॉल नहीं आएगा? अब आप बोलोगे सर 100 तो सीटें होती है, तो ये 100 के 100 तो सीधे चले जाएंगे उसके अंदर। नहीं, वो एक परसेंटेज, एक प्रोपोर्शन के अंदर मल्टीप्लाई करके बुलाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। कोई 1:4 टाइम, 1:5 टाइम, 1:7 टाइम इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। बात आ रही कि नहीं है सर? में समय में लगा, इससे कुछ पता लगा? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए हमें 70-80 नंबर। दूसरा चीज, 100 नंबर का भी पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, 100 मार्क्स का भी पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं। प्रिपेयर फॉर द 80 मार्क्स ओनली, और उस 80 मार्क्स में से ले आओ 40-45 नंबर। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका करियर बन जाएगा। इतना आसान कभी नहीं था पिछले 15 साल में, तो मैंने तो नहीं देखा।
इतना आसान इंजीनियर के लिए करियर बनाना। सबसे कम स्ट्रेंथ किस ब्रांच की इस कॉलेज में? इसी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल भी मान के चलते हैं, और ये हर कॉलेज की सिचुएशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलो लगा लेते हैं, लेकिन अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स में अब थोड़ा सा नंबर बढ़ने लग गया है। आप अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में देखो, जैसे सर ने मेरे को बताया कि फुल एडमिशन हुई हैं। आने वाले 4-5 साल के बाद कंपटीशन वही आ जाना है, वही लेवल आ जाना है कंपटीशन का। तो अगले 2-3 साल तुम्हारे पास हैं, अगर इस लो कंपटीशन वाले फेज के अंदर अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हो। अब ये आपके कंट्रोल में है, किसी और के कंट्रोल में नहीं है। इफ एनी वन ऑफ यू इज बिलोंग्स टू, अच्छा एक और देखो जबरदस्त चीज, जो कट ऑफ है ना रफली 25-26 के आसपास रहता है जनरल कैटेगरी का। कितने बच्चों के मार्क्स 30 से कम है? देख लो, 30 से कम है मार्क्स टोटल में से, परसेंटेज भी निकाल लो इसकी। जिसको पब्लिक सेक्टर से नहीं आएगा कॉल, मैं जनरल ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं। ओबीसी, एससी, एसटी, अगर आप लोगों में से किसी का है रिजर्वेशन, अप्लाई फॉर एवरी पब्लिक सेक्टर, चाहे तुम्हारे 35 नंबर क्यों ना हो, आपको कॉल आएगा। तो इस कारण से स्टार्ट कर दो मेहनत आज से ही। फरवरी में एग्जाम है, आगे ही बात समझ में। अब कंप्यूटर साइंस के लिए इस बार चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई, क्योंकि प्लेसमेंट नहीं हुआ बच्चों का, डबल नंबर हुआ इस बार। नॉर्मली 70-80 हजार बच्चा लिख रहा था कंप्यूटर साइंस का, इस बार 1.5 लाख चला गया। कंप्यूटर साइंस में अगले चैलेंजेस रहेंगे अगले 2-3 साल। जितना इजी रहेगा बाकी ब्रांचेस के लिए, कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा वो रहेगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस में कहां पे बेनिफिट ले सकते हो आप लोग, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कंप्यूटर साइंस डोमेन से हटके नॉन कोर की तरफ या मैनेजमेंट की तरफ आप जाना चाहते हो, तो आपका कंपटीशन बाकी ब्रांचेस के साथ भी आ जाता है। क्योंकि जब आप अपनी ब्रांच में अप्लाई कर रहे हो तो ओनली कंपटीशन कंप्यूटर साइंस में ही है, लेकिन जब आप अदर में अप्लाई कर रहे हो तो बाकी भी आ जाती हैं ब्रांचेस, इसमें कम बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। तो वहां से आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं। समझ में आएगी बात? कोई डाउट बिफोर वी एंड दिस सेशन? बिफोर कोई किसी तरीके का डाउट? आप जाने की बात होगी, अब आगे आवाज निकली, पहले नहीं निकली। यस सर, नो सर, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इन द एंड अभी आप लोगों से हमने जो कुछ डिटेल्स लिए, इसका कुछ पर्पस है। पर्पस ये नहीं कि हम लोग आपको कॉल करेंगे गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, नहीं। पर्पस इसका ये है कि जितने भी हिमाचल के कॉलेजेस में हम लोग विजिट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही कवर कर रहे हैं हम लोग, उनका सभी का मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। तो आप लोगों को सभी को वो मेरे को उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है, और जो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को मिलती है या रिक्वायर्ड होती है, वो मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करता हूं। चाहे वो हायर स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो अब्रॉड से रिलेटेड है, राइट। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, हम लोग चंडीगढ़ बेस्ड हैं, सेक्टर 34 में है। हम लोग नो डाउट कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का प्रिपरेशन करवाते हैं। देखो सस्टेनेबल होना जरूरी है ना, अगर मैं ओनली आपके फायदे की बात करेंगे तो फिर सिस्टम फेल हो जाएगा। तो थोड़ा सा है कि अगर आप फ्यूचर में लगता है आपको कि हम प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। उसके बाद हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंजीनियर्स करियर पॉइंट विच वी स्टार्टेड इन 2011, देन योरपीडिया वी स्टार्टेड इन 2017, एंड दिस योरपीडिया ग्लोबल वी स्टार्टेड इन 2021, राइट। आप इन प्लेटफॉर्म को विजिट करना, स्पेशली यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। और ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, खास करके योरपीडिया ग्लोबल पे, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। जैसे डायरेक्ट पीएचडी मैंने आपको बताया, आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है, राइट। तो इन चैनल्स को विजिट करना, आप लोग इसको विजिट करना और देखते रहना इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी उन व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे ना, ये जितना भी मैंने बताया भूल जाओगे ना। यस सर, नो सर? यस सर। तो याद कौन करवाएगा? यहीं से भूल के जाना चाहते हो बाद में? अच्छा, अगर कोई चैनल को स्कैन करना चाहते हो तो यहां से स्कैन कर सकते हैं। अब इसको स्कैन कर लीजिए, ये डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे ले जाएगा। बाकी अब इसका जो फोटो क्लिक करके आप अपने ग्रुप्स वगैरह में डाल दो, सो दैट कि सारे स्कैन कर लें इसको। क्योंकि रियल वर्ल्ड में जीना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अपने कंफर्ट जोन में, एक्चुअली हमें थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और हिमाचल के स्टूडेंट्स के साथ वैसे भी बहुत बार फेमस है कि हम हिमाचल से बाहर नहीं निकलते, है ना? है ना, ऐसा है ना? निकलना चाहोगे? यस सर, वेरी गुड, निकलो सीरियसली।
एक ही लाइफ दी है भगवान ने, इसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करो इसको और एक्सप्लोर करो, जितना हो सके लर्न करो। और लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और बिलीव करता हूं कि ये जितना भी मैंने सेशन में चीजें बताई हैं, उम्मीद करते हैं जितनी मैंने इस सेशन में चीजें बताई हैं, मे भी 2-4 आप लोगों में से स्टैंड करेंगे और रोल मॉडल बनेंगे अपने साथ वालों के लिए और अपने जूनियर्स के लिए, और एग्जाम्पल सेट करेंगे कि यस ये भी एक तरीका है करियर बनाने का, राइट। और ऐसे भी हो सकता है। पढ़ाई के थ्रू करियर बनाना, बिलीव मी फ्रेंड्स, सबसे आसान है। इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। बिजनेस, जो भी आपके पेरेंट्स बिजनेस में है, लग जाती है, डेली के चैलेंजेस होते हैं, लेकिन जितना आसान पढ़ाई के थ्रू करियर बनाना है ना, और कोई आसान रास्ता नहीं है, बिलीव मी, राइट। चलो ठीक है यार, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। तो आई होप आप लोग गेट की प्रिपरेशन करेंगे और ये मैंने आई थिंक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं ये सेम बात चीखता चिल्लाता रहता हूँ, है ना। एसेट्स होते हैं ना, आरबीआई ने एसेट डिफाइन किए हुए हैं। 2 एसेट्स हैं आरबीआई की टर्म्स से, जैसे एक होता है जमीन और एक होता है गोल्ड। तो इंजीनियर के लिए एक एसेट होता है जिसको बोलते हैं गेट एग्जामिनेशन। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल फॉर योर पेशेंस। एक चीज इन द एंड में आपको बताना चाहूंगा, ओनली द टेक्नोक्रेट्स कैन मेक द मिशन, ओनली द टेक्नोक्रेट्स। कोई डॉक्टर या कोई लॉयर नहीं बना सकता किसी भी कंट्री को, ओनली यू कैन डू। और आपका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो आप लोग सभी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इतना स्कोप है इस कंट्री के अंदर, इतना स्कोप है, राइट। थैंक यू।